ना कुछ तो उनको मेहनत करनी पड़ी होगी। तो ये जो क्वालिटी का कंट्रोल उन्होंने बहुत अच्छा से किया और हमारे बीच में मार्केट में अपने सामान को उसी क्वालिटी के अंतर्गत वो हमको वो सामान दिए, तभी तो उनके इतने सारे कस्टमर्स बने। तो ये क्वालिटी कंट्रोल हमारे इंजीनियर्स को, हम इंजीनियर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस पर हमारे आज के स्पीकर, लर्नेड स्पीकर डॉक्टर सुमन कांत इस पे प्रकाश डालेंगे और बच्चे और हम सभी प्रोफेसर्स, हम सभी प्रिंसिपल्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, इसको अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे। पहले हम रोहित, अपने प्रोफेसर जो कोऑर्डिनेटर हैं इस वेबिनार के, प्रोफेसर रोहित कुमार को अब माइक दूंगी कि वो हमारे लर्नेड स्पीकर के बारे में बच्चों को और हमारे जो ऑडियंस हैं सभी को एक इंट्रोडक्शन दे और इस वेबिनार की शुरुआत करें। ओवर टू रोहित। थैंक यू मैडम। Respected principal sir, respected madam, faculty members and dear students and all of the participants of this webinar. Today topic for the webinar is quality control in engineering application, on which our guest Dr. Suman Kant, an associate professor in production and industrial department at Punjab Engineering College, Chandigarh. He is also an alumni of IIT Roorkee and he has over 17-year experience in teaching. He will today teach us about quality control in engineering application. He is also presently guiding many of the PhD theses. So he is very learned on the topic. So I will hand over to Dr. Suman Kant to start the presentation on his selected topics. Sir, Dr. Suman Kant. Sir, Dr. Suman Kant, kindly start the webinar. हेलो और हेलो हेलो। हाँ मंजू जी बोलिए। ये पार्टिसिपेंट्स को एक बार फिर बता दिया जाए कि सेशन के बीच में जो भी ये डिस्कशन के दौरान उनकी क्वेरीज होगी या क्वेश्चन होगा, उसको या तो आप चैट बॉक्स में लिख देंगे या हैंड रेज करके आप रखेंगे। आपको सेशन के लास्ट में एक ही बार टाइम दिया जाएगा, उसी समय आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी लर्नेड स्पीकर डॉक्टर सुमन कांत को मैं वेलकम करूंगी और अब सर आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं सर। Okay, thank you madam for very warm welcome and I am very much thankful to Government Polytechnic Patna 13 for this for giving me opportunity on the quality control in talks on quality control in engineering applications. So that will be a generic talk. So it will be beneficial for all students irrespective of their streams. So once and again I am welcoming all faculty members, honorable principal madam and dear students. So I hope it will be beneficial for you up to some extent. It will be interactive session. I will give also mail ID to Rohit Kumar. So anyone who is having a doubt, even right now you are not in position to ask, then you can ask also through email. It will be answered very shortly in 1 or 2 days. And even during session also you can go through the charts. So I am now beginning my presentation, beginning my talk. So this is topic is quality control engineering applications. First we will discuss about what is quality. Quality, when we talk about quality, जैसे ही quality दिमाग में आता है, we are having a perception about that quality बहुत बढ़िया होना चाहिए, मतलब ये अच्छा दिख रहा है, अच्छा चीज है, तो quality कहीं ना कहीं वो एक हिडन एक नॉर्म्स रहता है कस्टमर के अंदर। अगर कुछ भी आप खरीदने जाते हैं, कस्टमर इंडिविजुअल कस्टमर के बाद में जाए या कहीं आप देखते हैं तो आप डिफाइन करते हैं कि क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं हिडन नॉर्म्स रहता है, उसको आप ऐसे करते हैं। क्वालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म्स है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो ये कह सकता है फलाना ये पॉलिटिकल पार्टी गुड है, कोई बोल सकता है ये बैड है। तो डेट इज सब्जेक्टिव। अगर कोई बड़ा सिस्टम होगा तो सब्जेक्टिव ही होगा। कोई भी कंट्री के बारे में भी ऐसा परसेप्शन है। जैसे आप कई कंट्री आप देखे भी नहीं होंगे, यूएसए के बारे में
10 लोग अगर जाएंगे तो उसमें से 6 लोग कहेंगे इससे अच्छा है, 4 लोग कहेंगे कि खराब है। तो ये बहुत सारे परसेप्शन हो जाते हैं अगर बड़ा सिस्टम होगा। तो क्वालिटी जनरली जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो इस तरह से डिफाइन नहीं होता बड़े सिस्टम के लिए। जो छोटे सिस्टम के लिए कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कोई छोटा सा इंडस्ट्री है, कोई इवन बड़ा भी इंडस्ट्री है, तो वहीं तक फोकस हो तो तब वहां पर क्वालिटी टर्म करेंगे। खास तौर पे अगर प्रोडक्ट का या सर्विस के बात करें तो सर्विस जो प्रोवाइड हो रहा है आपको, वहां पर क्वालिटी जब बात करेंगे तो डेट विल बी ऑब्जेक्टिव, वहां पर वो सब्जेक्टिव टर्म नहीं रहेगा और उसको क्वांटिफाई करके लोग जनरली बताते हैं कि क्वालिटी खराब है या अच्छा है। डिफिनीशन का अगर हम बात करें तो क्वालिटी फिटनेस फॉर यू, दैट डिफिनीशन इज गिवन बाय जोसेफ जुरान, वन ऑफ द पायनियर क्वालिटी साइंटिस्ट। क्वालिटी का जनरली क्या है कि क्वालिटी वो है जो कस्टमर चाहता है, ना कि आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्वालिटी मीटिंग द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइनर कस्टमर, स्पेसिफिकेशन को मीट करना क्वालिटी एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। स्पेसिफिकेशन को मीट करना का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं बनेगा। जैसे जैसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए, टेंसाइल जो स्टील का रॉड चाहिए, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है 110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सारा प्रोडक्ट कोई नहीं बना सकता, थोड़ा सा डिविएशन होगा, 105 में बन गया, 115 में बन गया, इस तरह से डिविएशन होगा। तो जो स्पेसिफिकेशन है जैसे 105 से 115 के बीच में अगर बात करें ऐसा रखते हैं, तो हर कस्टमर जो है हर मैन्युफैक्चरर को एक स्पेसिफिकेशन दिया जाता है डिजाइन डिपार्टमेंट के द्वारा या व्हाट यू कॉल दैट गिवन बाय डायरेक्टली बाय कस्टमर, बट स्पेसिफिकेशंस आर गिवन जनरली फॉर फ्रॉम ऑल ऑफ द डिजाइनर और कस्टमर्स। So manufacturer has to produce the products within these specifications. So specifications में प्रोडक्ट को बनाना एक क्वालिटी का एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेडिशन रहा है, अभी तक है हिंदुस्तान में, अभी तक है कि हाँ स्पेसिफिकेशन ये है, हमें प्रोडक्ट इसमें बनाना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाइएगा, हाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ आना है, ये फलाना बिल्डर के लिए बनाना है हमको, तो इसने टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर दिया है 110 से 105 से 115 टारगेट वैल्यू 110, ठीक है कि नहीं। तो ये ट्रेडिशनल डिफिनीशन है क्वालिटी का, बहुत पहले से चला आ रहा है, 1940-60 से आप बोल सकते हैं। बट दिस डिफिनीशन इज वेरी कुछ हद तक अब रिलेवेंट नहीं रहा है। नाउ वन ऑफ द फाइनल साइंटिस्ट ऑफ द टैगोची जो डिफाइन किया है क्वालिटी को, क्वालिटी का जो डिफिनीशन है, जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन एक शर्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। क्वालिटी क्या है कि क्वालिटी टारगेट पर प्रोडक्ट बनाओ। टारगेट जैसे 110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दिया गया है, वहीं पर सब प्रोडक्ट हो, लेकिन सारा बनेगा नहीं। तो क्या होगा, 110 से प्रोडक्ट वेरिएशन होगा, लेकिन वेरिएशन कम हो। सो क्वालिटी को दो रूप में डिफाइन करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा टारगेट पर बने, और प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट नहीं बनाना आपको। जैसे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, तो कोई एक स्विफ्ट मारुति एक डिजायर गाड़ी नहीं बना रही है, लाखों बना रही है, डेली 5000 बना रही है। तो प्रोडक्ट टारगेट पर, जैसे एक रिस्पांस का बात करें कि माइलेज, डिजायर क्लेम करते हैं कि 18.2 माइलेज है, 18.2 किलोमीटर पर आवर फॉर एन एग्जांपल। तो जो 1 लाख गाड़ी बना उसमें वेरिएशन कम हो, 18.2 हो, किसी में 18.19 हो, 18.21 हो, इस तरह से हो। तो वेरिएशंस अमंग प्रोडक्ट आर टू बी मिनिमाइज। इसी को बोलते हैं हम लोग बेहतर क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट टारगेट पर बने और बेहतर और अमंग द प्रोडक्ट्स मिनिमम वेरिएशन। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है क्वालिटी का। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना चाहिए। बहुत ही आप डे टू डे रूटीन में देख सकते हैं। आज ही मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें क्या था, पंजाब में आई मीन चंडीगढ़ पंजाब का कैपिटल है, उसमें आज हमने पढ़ा कि वो अमृतसर इलाका में तरन तारण करके एक जगह है, वहाँ जहरीली शराब पीने से 48 लोग मर गए। मिथेनॉल का कंपोजिशन वहाँ बहुत ज्यादा था। ये क्यों था? आपने कभी नहीं सुना होगा कि इंग्लिश शराब पीने से आदमी मरता है। एनीवे बिहार में तो बैन है, लेकिन इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम है। अगर उसका कंपोजिशन 42.8% है अल्कोहल का, तो उतना ही रहेगा, ना के बराबर है। जबकि आप रोज भी नहीं सुनते हैं कि देसी जहरीली शराब पीने से मरता है, बिकॉज कभी प्रोडक्ट अच्छा खराब बनता है। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द क्वालिटी। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन बहुत ही कम हो और टारगेट पर बने। जैसे 42.8% है तो वहां बने। उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिकल स्विच का बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच आप डे टू डे में सुने होंगे, आप रूटीन में, जैसे आप कभी नाना के यहाँ जा रहे हैं, मामा के यहाँ जा रहे हैं, घर में है, तो आप सोचते हो अच्छा एंकर का स्विच ले आओ,
बजाज का ले आओ, हेवल्स का ले आओ, फिलिप्स का ले आओ, you have never been told I think that कि आप लोकल कोई भी उठा के ले आना। लोकल ऐसा नहीं कि लोकल नहीं चलता, हो सकता है कोई लोकल भी चले तो 1 साल चल जाए, लेकिन दूसरा जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, 5 दिन भी चल सकता है। तो यू कैन नॉट गारंटी कि ऑल प्रोडक्ट्स चलेगा, इसीलिए उसका ब्रांड वैल्यू नहीं रहता है। वो जैसा मैडम बात कर रहे थे, ब्रांड वैल्यू आपका तभी बनेगा जब आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन कम होगा। So this is the division of the quality, और ये जो डिवीजन है इस पर फोकस दिया है टैगुची, जापानी साइंटिस्ट है। So he is no more now, but he has developed so many concepts in the quality. So majority of the Japanese industry, जैसे मारुति का हमने बात किया, वो इसी पर आधारित है। हालांकि उसमें रोबस्ट डिजाइन का भी कंसेप्ट है, but this is the concept of the quality. But I mean to say, I hope that you would have understood. Somebody can say कि आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा. Somebody can unmute and he or she can say hello. Hello, are you getting my point? हाँ सर। हेलो, यस सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बट आप स्क्रीन शेयर करते। हैव यू अंडरस्टूड सर स्क्रीन शेयर कर देते। क्वालिटी क्या है? हेलो 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 सर, स्क्रीन शेयर करते आप। हाँ, स्क्रीन हेलो है मैडम। हेलो हाँ, वो अभी ठीक है, अभी ठीक है। उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं सर आप। जी जी, हाँ फुल स्क्रीन। हाँ, नाउ आई डिड फुल स्क्रीन। ठीक है, ताकि सभी बच्चों को। हाँ ओके सर, ठीक है। So I hope that people are understanding the concept of quality. I mean, are you understanding? Students are understanding the concept of quality का कि क्या है? बहुत ही सिंपल है कि हर प्रोडक्ट को टारगेट पे बनाना है और among the product variation बहुत कम हो। हेलो सुमन सर। हाँ सर बच्चों को अनम्यूट किया हुआ है सर। हाँ अच्छा ठीक है, सारे बच्चे म्यूटेड हैं अभी। उनको लास्ट में ना डिस्कशन के टाइम उनको हम लोग अनम्यूट करेंगे, ठीक है? होप दे आर अंडरस्टैंडिंग। यस सर, जरूर वो समझ रहे होंगे, इतने अच्छे से आप बता रहे हैं। हम सारा कोशिश करेंगे, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ का एग्जांपल दिया आपको कि 110 हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टारगेट है, तो 110 पे ही बनाने की कोशिश करें। अगर कई लोग बोल सकते हैं कि 120 बना दे तो और अच्छा है। 120 बनाने पे क्या होगा कि 110 का रिक्वायरमेंट है, 120 बनाइएगा तो उसमें हार्डनेस बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको कोई कंपोजिशन डालना पड़ेगा। वो मटेरियल्स का वेस्टेज है, सोसाइटी के लिए वेस्टेज है। टेगुची ने वो बताया, जो चाहिए रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट वही बनाइए, ठीक है? सो दैट और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरिएशन कम हो, इसी को क्वालिटी बोलते हैं। आप डे टू डे एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो ब्रांडेड चीज होता है, जो ब्रांडेड का जैसे मैडम ने एग्जांपल दिया, वो जैसे कोई रेमंड के बारे में बात करता है कि रेमंड का ही क्लॉथ चाहिए, क्यों चाहिए? बिकॉज दे आर हैविंग ट्रस्ट कि उसमें जो क्वालिटी है सेम क्वालिटी जो 2010 में करता था, 15 में भी होगा, 20 में भी होगा, 25 में भी होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कोई वेरिएशन नहीं है। और रेमंड का एक दिन में पटना में अगर देखिए 1000 शर्ट का कपड़ा खरीद रहा है तो सबका वेरिएशन सेम ही होगा, सबका क्वालिटी सेम ही होगा, बहुत न्यूएंस, बहुत ही थोड़ा वेरिएशन होगा। सो दिस इज द क्वालिटी। ये क्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ भी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में यही कंसेप्ट, ठीक है? आई होप की क्वालिटी का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। दैट इज वेरी सिंपल, but once you understand that, it's very simple to understand all the other concepts. So now come to the different way of manufacturing the products. So this probability distributions you are seeing on the screen, this is the normal distribution, normal probability distribution, that is the continuous distribution you can say। ये आप पढ़े भी होंगे, होप इन प्लस टू में तो 10th में तो खैर नहीं पढ़े होंगे कई लोग, उससे कोई बात नहीं। देखिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लॉजिकली चीज है। जैसे ये जो ब्लू का कर्व आप देख रहे हैं, इसे प्रोडक्ट जैसे 100 पर बनाना था, यहाँ से प्रोडक्ट जो बन रहा है ये कितना 50-150 इतना ज्यादा नहीं रहता है। ये जो वेरिएशन ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वेरिएशन में बन रहा है। जैसे 100 है, यहाँ पर सपोज करिए 102 है और 98 है, ये 98 है 102, तो सारा प्रोडक्ट जो आपको 98 से 102 के बीच में बन गया, लगभग 99.99 प्रोडक्ट। तो 98 से 102 के बीच में बन गया, तो यार वेरी गुड क्वालिटी। अब यहाँ 90 और 110 के बीच में बन रहा है, जो रेट देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए बैड क्वालिटी। तो 90 का बना रहे हैं और 110 का बना रहे हैं। अब किसी को टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर मीटर चाहिए, वो 90 को मिल रहा है उसको, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा। जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इंफीरियर क्वालिटी होगा। जैसे आप विश्वास नहीं करेंगे, जैसे सोनी का टेलीविजन है, उसका स्क्रीन का ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी 110 होना चाहिए, तो वहां पर बनाता है 110, उसमें ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कभी फेल नहीं होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल स्क्रीन कहीं नहीं होगा।
एलजी थोड़ा सा सस्ता है। अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किए हैं डे टू डे लाइफ में, हमारा भी स्क्रीन एलजी का खराब हुआ था, हमारे कलीग हैं उनका भी हुआ था, तो वो इस रेंज में बनाता है। यहाँ पर कॉस्ट कम होता है बनाने, बट दैट विल कॉस्ट कम होगा लेकिन एक क्वालिटी ब्रांड बढ़ेगा इसका। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ क्वालिटी। सो यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट ऑन द टारगेट पर हर कोई कोशिश करता है, वो तो कह रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सेकंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये भी है कि वेरिएशन हैज टू बी मिनिमाइज्ड। So you can see in this distribution, a normal distribution you can also see on the what you call in book also, that will be self explanatory, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अब व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल क्या है कि जो क्वालिटी आपने डिजाइन किया है वो शॉप फ्लोर पर आपको वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो दैट एक्शन हैज टू बी टेकन। सो क्वालिटी कंट्रोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पेक्शन प्लस एक्शन। जैसे कोई सपोज करिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट है, सिविल व्हाटएवर सिविल के भी है। अब कोई जैसे लेथ मशीन होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेथ मशीन पर अगर सिंपल एग्जांपल की बात करें, कोई ये हम टर्निंग सॉफ्ट कर रहे हैं, टर्निंग ऑपरेशन होता है हेड स्ट्रोक टेल स्ट्रोक के बीच में, हम उसको फिक्स करके किया जाता है वो, तो वो अगर टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है और हमें डाया चाहिए 58 mm का और उसमें प्लस माइनस 1 टॉलरेंस है, जैसे 59 से बीच के से 57 के बीच में बनाना है, तो वो हम देखते रहेंगे। हर प्रोडक्ट को मेजर करना आपको संभव नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए स्टेट्स का यूज होता है। जैसे कि आप हर प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं, डेली मान लिया 500 प्रोडक्ट बनाना है, तो हर चीज को आप भरने कर माइक्रोमीटर ये सबसे मेजर करेंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा थोड़ा सा। तो कुछ सैम्पलिंग से लेते हैं कि जैसे 100 प्रोडक्ट बन रहा है, 10 देख लिए, 10 में 10 सही आ रहा है, एक आध में थोड़ा बहुत डिविएशन है, वो नॉर्मली ठीक चल रहा है ऐसा बोलते हैं। तो अगर 10 प्रोडक्ट में 4 खराब है, 3 खराब है, तो थोड़ा सा वार्निंग कर सकते थे, तो यहाँ पर एक्शन लेते हैं। वो प्रोडक्ट कब बना था और कैसे वहां पर कौन ऑपरेटर था, क्या कूलेंट था। तो दैट इज द क्वालिटी कंट्रोल की जो डिजाइन किए हैं आपको उस तरह से क्वालिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सो इंस्पेक्शन आपने किया, जैसा आपको बताया कि इंस्पेक्शन आपने किया और कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ तो देन यू हैव गॉन फॉर एक्शन। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल जो होता है, जैसे इसमें एग्जांपल के रूप में देखें, आप 1000 रॉड्स बनाना है आपको, 30 ± 1 mm डाया ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, 120 ± 10 mm, ये 31 से लेकर 29 mm डाया बनाना, और एक डायमीटर भी है सॉफ्ट एक बनाना, उसका डायमीटर भी एक रिस्पांस है, उसको भी क्वालिटी चेक करना है कि 31 से 29 के बीच में होना चाहिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो वन ऑफ द रिस्पांस that it has to be between the 130 and 110. So you will have to inspect both the things. So 2 quality inspector और 2 measuring equipments होगा। First measuring equipment will check the dia, second is the tensile strength, अब EPS पर करेंगे, and then you go for the 2 things कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर जॉब्स के लिए 2 रिस्पांस मतलब आउटपुट जो आप इंटरेस्टेड है इस पर आप करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सा बात है कि अगर 2 मैन्युफैक्चरर है 120 ± 10 भले ही दे दे, लेकिन अगर एक मैन्युफैक्चरर 122 से लेके 118 के बीच में बनाता है, दूसरा 130 से 110 के बीच में बनाता है, तो 122 से लेके 118 वाला अच्छा क्वालिटी को अचीव किया है। ठीक है, तो आवर फोकस ऑन टू व्हाट, कि टारगेट के नियर हो, वेरिएशन बहुत ही कम हो। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। तो ये हमारा कंसेप्शन रहा। अब देखिए क्वालिटी कंट्रोल जो होता है 2 टाइप्स का होता है, ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल और ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल। ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल वो होता है, ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल इज जनरली कंसर्न्ड विद बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के पहले होगा कि हमें जैसे कोई एक स्टील का रॉड बनाना है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 120 Nm/m है, तो हम इसमें से कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। जैसे कंटिन्यूअस कास्टिंग से बनता है, आप लोग नहीं जानते होंगे इतना, बिलेट जैसे बिलेट प्रोडक्शन होता है कंटिन्यूअस कास्टिंग, टाटा स्टील में होता है जमशेदपुर में नियर बाय टू पटना। तो वो वहां पर जैसे टंडिस होता है, मोल्ड होता है, लैडल होता है, टंडिस से लैडल में मोल्डर मेटल जाता है, फिर बिलेट से उसका हुआ। तो इस तरह से जो हेलो am I you are audible, sir. are you watching it? No, your screen is not shared. Hello, you can phone. Hello. ठीक है सर, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। स्क्रीन अभी आपका हट गया, शेयर करना होगा आपका स्क्रीन आपको फिर से, हाँ बता दो। 1 सेकंड अचानक से हेलो, आवाज आ रहा है?
आवाज आ रहा है ना? ठीक है, हमारा चेहरे से कोई मतलब नहीं, स्क्रीन आवाज आ रहा है ना? पीपीटी हट गया है? अच्छा अच्छा, ओ सॉरी। हेलो, यस मैम। अरे सुमन सर को बोल रहे थे कि वो स्क्रीन शेयर कर लेते फिर से। हाँ वही हम भी कर। हाँ हो गया। हाँ ठीक, ओके। ठीक है So सर। we were talking about the offline quality control. Offline quality control में क्या है कि सिलेक्शन ऑफ मशीन, जैसे टंडिस में कौन सा कितना मोल्टन मेटल आएगा, क्या लैडल में होगा, एनीवे, तो दिस टाइप ऑफ क्राइटेरिया जो मशीनिंग से पहले आप बनाते हैं, प्रोसेस पैरामीटर्स, जैसे कौन सा कूलेंट यूज होगा, लेथ मशीन पे अगर करना है, कई लोग मैकेनिकल में जानते होंगे, कौन सा कूलेंट यूज होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कौन ऑपरेटर को कितना फीड रखेंगे, कितना डेप्थ ऑफ कट रखेंगे, तो कौन सा टूल होगा, जैसे हाई स्पीड स्टूल टूल है तो उसमें भी कई कैटेगरी कौन सा होगा, तो ये डिसाइड करना पड़ता है पहले भी, पूरा स्टार्टिंग थी मैन्युफैक्चर को ऐसे नहीं कि रैंडम है वहां चलो कल से स्टार्ट करना, लाओ ये लाओ वो लाओ और हमने शुरू कर दिया, तो अगर ऐसा करते हैं तो क्वालिटी अच्छा मिलेगा नहीं। ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल जो हमारा है, that is the main responsible for embedment of the quality in the product, because आपको पहले ही सिलेक्शन करना है कि कौन सा मशीन, कौन सा पैरामीटर, रॉ मटेरियल, टूल इटीसी हो गया जो आप देख रहे हैं। जैसे आप क्रिकेट का बात करते हैं, क्रिकेट में अगर सिलेक्शन कोई रॉन्ग प्लेयर को कर दिया, 11 में एक प्लेयर रॉन्ग हो गया, तो एक बार आप खिला रहे हैं तो कैप्टन जितना मर्जी करे, उसका परफॉर्मेंस पूरा है, तो क्लोज मैच में आपकी टीम हार जाएगी। तो वहां पर सिलेक्शन जो प्लेयर्स है, दैट इज द ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल। ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल क्या हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच में जब मैच शुरू हो गया, आप प्लेयर चेंज नहीं कर सकते, उस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में आपने जो पैरामीटर बना दिया है, सब चीज सेट कर लिया आपने, एक बार उसमें सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है आजकल डेडिकेटेड प्रोडक्शन में, तो वो आप शुरू कर रहे हैं, तो अगर वो खराब निकलता है तो इट मींस ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल उसके लिए जिम्मेवार है। मेनली डिजाइन डिपार्टमेंट और कॉर्पोरेट के लोग ऐसे करते हैं ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल, तो दे आर रिस्पांसिबल। ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल जो रिस्पांसिबल होता है जनरली 15 से 20% पर, लेकिन ऐसा पाया जाता है कि जो मैन्युफैक्चरर में होते हैं, जो डिजाइन और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट 99% ऑफ टाइम सही होते हैं, तो वो ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल को सही माना जाता है, ठीक है, जो करते हैं वो सही करते हैं अपने हिसाब से। नॉर्मली हर बड़े बड़े ब्रांड अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है, वहां पर कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी एज्यूमिंग इट की सही है, तो वो जो थिंग्स है वो ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल पर आ जाता है कि ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल कैसे करेंगे। दैट इज ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल इज मोर और लेस, ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल इज मोर और लेस once again is discussed with that offline quality control है proactive approach है anyway, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इसके लिए होता है, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, दैट इज नॉट, अभी डिस्कस इतना शॉर्ट स्पेन में नहीं किया सकता। ऑनलाइन कंट्रोल में 15% क्वालिटी के लिए रिस्पांसिबल है, लेकिन जो शॉप फ्लोर इंजीनियर रहते हैं 15% के लिए होते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर 85% सही है तो ये 15% पर भी डिपेंड करता है। अगर सही सब कुछ डिजाइन किया हुआ है और यहाँ खराब भी कर दिया, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया, सही टीम सिलेक्ट किया लेकिन वो खराब खेल रहा है तो क्वालिटी खराब होगा ही, तो 15% का भी रोल रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसका भी मेजर रोल है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्वालिटी जो कॉर्पोरेट लेवल और डिजाइन के लोग होते हैं वो अच्छा ही डिजाइन करते हैं, तो ये 15% जो क्वालिटी है, क्वालिटी कंट्रोल जो सॉफ्ट फ्लोर इंजीनियर्स होते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव ज्यादातर इसी से फोकस रहते हैं, बशर्ते वो R&D में ना हो, R&D में होंगे तो 85% से होंगे, जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का यूज होता है उसमें टेगुची का दिया हुआ, टेगुची क्वालिटी इंजीनियरिंग बहुत सारी चीजें उसमें, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, orthogonal array, anyway that cannot be discussed in this short, so however focus must be there on remaining 15% जो ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल का सॉफ्ट फ्लो। अब हम क्वालिटी को बात करेंगे, क्वालिटी टर्म्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। क्वालिटी जो हमारा है, अभी जो हमारा मैनेजरियल अप्रोच देखें अगर, तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जगह सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि पहले जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट था 80 का बात करें, कोई मैन्युफैक्चरर है वो स्टील रॉड्स बनाते जा रहा है या सॉफ्ट बनाते जा रहा है या व्हाटएवर जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो जनरली दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट कि कौन सा वेंडर आएगा, ठीक है यार मुझे बनाना है, आज ये वेंडर से खरीद लिए 1 महीना, कल दूसरे वेंडर से 2 महीना खरीद लिए, फिर वो हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया, आज वो अप्रोच कर रहा है तो उसको दे दिए, कल वो अप्रोच कर रहा है तो उसको दे दिए, तो दीज वर द ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी वैसा कंसेप्ट नहीं है। अभी क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में
जो हमारा वेंडर है, वेंडर सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर को। जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरा टाटा स्टील टिस्को मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं वेंडर रखूंगा 4, वहां से मैं रॉ मटेरियल्स लेना, हाँ ये रॉ मटेरियल्स देगा हमें, अब इसको गोला फर्नेस में डालेंगे, जहां भी डालेंगे उससे हम स्टील प्रोड्यूस करेंगे, उससे फिर वो सॉफ्ट बनेगा कंटिन्यूअस कास्टिंग में, सॉफ्ट फिर डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसमें रिटेलर को जाएगा। अल्टीमेट जो कंज्यूमर होता है वो तो 1-2 पीस खरीदता है, घर बना लेके 10 पीस करता है, ठीक है। तो ये जो वेंडर से लेकर के अल्टीमेट कंज्यूमर तक का लिंक है, इसको सप्लाई चेन बोलते हैं। तो जितना भी मैनेजरियल पॉइंट है, मैनेजरियल जो कंसेप्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ओर मुड़ गया। पहले जो कंसेप्ट था प्रोडक्शन मैनेजमेंट, आपने नाम सुना होगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या है कंसेप्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बना रहे हैं, ठीक है, हमारा अपने से लेना देना, दूसरा से हमें कोई लेना है, जैसे मर्जी। तो ये कंसेप्ट अब नहीं चलेगा। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। हेलो, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रहे हैं, इट्स वेरी गुड, और सबको जानता भी है, आप बहुत अच्छा आदमी है, बहुत ढंग से काम कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं। लेकिन अगर आप जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूशन जब ऑनलाइन का जमाना है, आप फ्लिपकार्ट अमेजन को अप्रोच नहीं करते हैं, तो ऐसा करिए, तो आप इवन 2 आपका प्रोडक्ट बढ़िया हो लेकिन वो मार्केट वॉल्यूम गेन नहीं करेगा, तो ये क्या हुआ, लिंक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर को ऑप्ट करना। उसी तरह से अभी आपने वेंडर को किसको ऑप्ट किया, वेंडर 5 है, आपने कोई वो वेंडर जिससे आप रॉ मटेरियल लेते हैं, कोई खराब वेंडर आपको पकड़ लिए तो फिर वहां क्वालिटी आप जितने मर्जी ऑनेस्ट हो वहां खराब होगा। तो क्वालिटी हर परसेप्शन पर इंपॉर्टेंट है। वेंडर को सिलेक्ट करना, वेंडर क्वालिटी कंट्रोल मेजर अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल का टूल सभी बताते हैं थोड़ा बहुत, तो वो अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, आपको अपना भी देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे अडॉप्ट कर रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो दिस इज क्वालिटी फ्रॉम द सप्लाई चेन मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिलीवरी टाइम, ऑर्डर विजिबिलिटी, रिटर्न एबिलिटी, बहुत सारे चीजें, दैट इज ए वास्ट रिसर्च एरिया। कि जैसे रिटर्न अभी फ्लिपकार्ट पर रोज देखते रहते हैं बच्चे कि हाँ अभी हमारा हमने हेयर कम ऑर्डर किया, इतना दिन में क्यों आ रहा है, हमारा 14 दिन लगा दिया, नहीं 8 दिन में आना चाहिए, 7 दिन में। सो रिटर्न एबिलिटी भी रिटर्न किया है तो तुरंत होता है नहीं। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो देयर इज ए कंप्लीट लिंक यू कैन से। अगर आप इस पूरा लिंक को फॉलो नहीं करते हैं फिर भी प्रोडक्ट बिकेगा लेकिन बहुत कम बिकेगा, ब्रांड वैल्यू अगर कम होगा, आप मार्केट सेल्स, आप प्रॉफिट लूज करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन वो कोई बिजनेसमैन ऐसा चाहता नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये क्वालिटी का कांसेप्ट सप्लाई चेन पर्सपेक्टिव में बताना बहुत जरूरी था, ये आप देख सकते हैं। सो वी आर ओनली इंट्रोड्यूसिंग द थिंग्स, रेस्ट यू विल रीडिंग बुक्स। देखिए अब देखिए एक क्वालिटी टूल है, जैसे पैरेटो डायग्राम हो गया, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हो गया, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, रन चार्ट, स्कैटर डायग्राम। इसमें सारा तो नहीं, कुछ टूल्स मैं डिस्कस करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रन चार्ट। हेलो, रन चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। रन चार्ट एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है। जैसे सपोज करिए कि आपका एक वाटर बनाने का इंडस्ट्री आपने पटना में लगाया है, पाटलिपुत्र है, वहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे बीटा में भी है, फतुआ में भी है, पता नहीं आई डोंट नो ये एग्जैक्ट अभी कहाँ रन कर रहा है। तो नियर बाय आपने एक वाटर प्लांट बनाने का इंडस्ट्री लगाया जो भी है वहां पर, और उसमें आप डेली 5000 1 लीटर का बोतल आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। एक्वाफिना बहुत सारे इंडस्ट्री है, आपने कोई एक्वा बिहार करके इंडस्ट्री लगाया, जैसे बिहार के नाम पर है, तो एक्वा बिहार ये वाला इंडस्ट्री आपने उसमें सब रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया। तो वहां पर जो वाटर का क्वालिटी होगा उसमें क्या चेक करना होगा, जो मेजर वाटर का जो क्वालिटी होगा उसमें पीएच वैल्यू चेक करना होगा कि हमारा पीएच वैल्यू 7 है कि नहीं। हाँ 7 एग्जैक्ट नहीं होगा, 7.01, 7.02, 6.99 ऐसा होगा। आप 7 पर कोशिश करेंगे कि 7 एग्जैक्ट हो, बट एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्वालिटी हमारा सही हो रहा है नहीं हो रहा है प्रोडक्शन, इसको क्वालिटी कंट्रोल का एक सिंपल टूल है रन चार्ट। ये एकदम 100% एक्यूरेट नहीं है, बट दैट इज द नियर बाय एक्यूरेट। नियर बाय मतलब एक्यूरेट है। बहुत सारे इंडस्ट्री केवल रन चार्ट लगा के ही चल रहा है। जैसे मैं चंडीगढ़ में हूँ तो परमाणु में बहुत सारी इंडस्ट्री है, आइसर का नाम सुना होगा, ट्रैक्टर का है, तो उधर ये रन चार्ट अभी पिछले बार ही हम लोग गए थे तो वहां लगा था रन चार्ट। एनीवे, तो ये हमारा एनीवे कम टू दिस आवर थिंग कि हमारा 7 पीएच का चाहिए, ठीक है कि नहीं। क्या नाम है वाटर का कंपोजिशन। अब हम पहले दिन गए, 5 दिन केवल गए, पहले दिन गए
या एक दिन में भी कर सकते हैं। सपोज कि हमारे पास एक ही दिन टाइम है, हम क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, तो हम सुबह सुबह गए 8 बजे, वहां पर हमने जो वाटर बन रहा था, वाटर तो अल्टीमेटली पैक हो रहा, तो हमने 10 लीटर ऐसे रैंडम वाटर 10 लीटर अडॉप्ट किया, अडॉप्ट 10 लीटर उससे ले लिया वाटर मतलब, और उसमें पीएच वैल्यू उसमें चेक किया रैंडमली, तो उसका आ गया 7.01 जो यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर आ गया 6.99 दूसरे दिन 8 बजे के बजाय 8 के 4 घंटा बाद 12 बजे की, 2 घंटा बाद ही लगा लो आपके पास टाइम कम है तो, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, फिर 2 बजे और 4 बजे की, तो यहाँ पर आ गया 6.98, यहाँ पर आ गया 7.01, यहाँ पर आ गया 7.02, यहाँ पर आ गया 7.03। तो इस तरह का चीज अगर आप देख रहे हैं तो इट मीन्स योर प्रोसेस इज वेरी गुड, मतलब कोई ट्रेंड जैसा नहीं है। ट्रेंड 2-3 है, थोड़ा सा और लेना चाहिए। ट्रेंड का मतलब ये होता है कि जैसे 7 यहाँ आता 7.01, फिर 7.02, फिर 7.03, फिर 7.04, फिर 7.05, फिर 7.06, ऐसा अगर 6-7 लगातार 6 और 7 लगातार कोई कंजुगेटिव ट्रेंड है, इसका मतलब आपका जो क्वालिटी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है बताइए? कारण इसका है, आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक पढ़ते होंगे पॉलिटी में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कोई चीज अगर है तो उसको टारगेट पर बना रहे हैं तो थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं दोनों तरफ होना चाहिए, ठीक है नहीं? टॉलरेंसेस का नाम सुना, अभी हमने बहुत बार बोला कि 110 ± 10 है, तो जैसे 110 ± 10 है, स्टील रॉड बनाना है 110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, 120 से 110 के बीच बनाना है, ठीक है कि नहीं? अगर देखिए छोटा सा चीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप सपोज करिए एक बिल्डर है, पटना में एक बिल्डर है, आप कहीं से टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक रॉड खरीदते हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ में आपका इंटरेस्ट है, डायमीटर ठीक है, थोड़ा बहुत आगे भी चल जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे 110 हमें लेना है, 120 से लेके 100 के बीच में चलेगा। आपने वेंडर ऑर्डर कर दिया किसी को कि हाँ भाई 110 चाहिए, 100 से 120 में देना है। लेकिन अगर वो वेंडर आप मेजर करते हैं, आप 5 दिन ऐसे रैंडमली मेजर किए, पहला दिन यार उसका आ गया 108 है उसका, दूसरा दिन कितना है 107 है, तीसरा दिन 103 है, चौथा दिन 106 है, फिर 101 है। अगर 5 दिन इस तरह का डेटा है, इट मींस द वेंडर इज चीटिंग विथ यू। तो आपने उसको टारगेट दिया 110 का, तो वेरिएशन दोनों साइड होगा, ऐसा नहीं कि 6 का 6 दिन एक ही साइड होगा। ऐसा घटना हुआ है इंडस्ट्री में, ऐसा ब्लैकमेल करते हैं। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जब आप टॉलरेंस दिए हैं बायलैटरल, तो दोनों साइड प्रोडक्शन होगा। ऐसा नहीं कि 110 से ठीक है हम टॉलरेंस दिया है 110, 10 इधर है और 10 उधर है, एक ही साइड क्यों दे रहे हो? दोनों साइड देना पड़ेगा। 110 से ज्यादा भी तो क्वालिटी होना चाहिए। इसका मींस वो और ऑपरेटर जो है हमसे चलाकी कर रहा है, वो जो वेंडर है वो 105 पर अपना वो चेक कर सेट कर दिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ को, और 105 की बना रहा है, तभी 110 से आगे कोई नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग करते भी हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये आप तभी इंस्पेक्ट कर सकते हैं जब आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नॉलेज। ये तो आपको उसलिए बताया कि वो कहीं से आप मैन्युफैक्चर रहे हैं, आपके वेंडर से कहीं से सामान ले रहे हैं। आप जैसे इसमें देखिए, ये आपका अपना इंडस्ट्री था वाटर का, तो यहाँ पर ट्रेंड सेट नहीं होना चाहिए। ट्रेंड सेट होने पर क्या हो गया, जैसे आपने टेंसाइल स्ट्रेंथ का बात को 110 पर किया, तो 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा ट्रेंड बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वालिटी चाहिए जो 110 के बनना चाहिए, वो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। तो वेरिएशन होना चाहिए, वो दोनों साइड होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो रन चार्ट में कभी भी आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है रन चार्ट बनाने में, बहुत ही सिंपल। कोई भी इंडस्ट्री इसको अडॉप्ट कर सकती है। जो छोटे मोटे इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है रन चार्ट बनाना। डिस्पाइट मतलब गवर्नमेंट की वार्निंग के बावजूद भी कई इंडस्ट्रीज को अडॉप्ट नहीं करती है, बहुत फोर्स किया जाता है। यहाँ हम लोग कभी कभी टीम में जाते हैं तो इट इज वेरी इफेक्टिव, और इसमें कुछ नया नहीं है। अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कोई मटेरियल खराब हुआ है, टूल्स, वो फिर टीम बैठा के आपको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो रन चार्ट इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल टूल यू कैन से। अगर आप ये भी लगा लेते हैं तो बहुत हद तक आपका क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल होने का मतलब क्या है? नाम से देखिए, नाम में सब कुछ छिपा है। क्वालिटी हमारा चाहिए 7 के इर्द, वो 7 के इर्द कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, इसके लिए रन चार्ट बना है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल टूल, एक टूल है। और इसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो एक्शन ले रहा है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन प्लस एक्शन। क्वालिटी कंट्रोल इज नथिंग बट ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल आई एम टॉकिंग अबाउट। इंस्पेक्शन प्लस एक्शन, इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं, और उसी का टूल है रन चार्ट।
So that one has to be very clear about it. It's very simple and very effective, I tell you. So now come to the second quality control tool. 1 minute. हाँ, ये देखिए, ये डेटाबेस नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, जैसा वो उसमें था। अभी रन चार्ट में देखा था, आपका इंडस्ट्री रन कर रहा था और वो आप उस तरह से ले रहे थे डेटा। अब यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्री आपने खोला भी है, एक सॉफ्ट बना रहे हैं आप, उसका डाया इंटरेस्टेड है, आप जो टर्निंग करके बना रहे हैं, मान लें लेथ मशीन पे बना रहे हैं, वहां पर यहाँ पर ड्रिलिंग किया हुआ है। तो ड्रिलिंग में भी डाया होता है, ड्रिल से भी होता है, जो होल का डाया होगा वो रॉन्ग ड्रिल बिट यहाँ देख सकते हैं। तो यह होल का डाया, सॉरी सॉफ्ट का नहीं है। तो डाया जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आ नहीं रहा है। ऐसा जैसे पायलट स्टडी में आपने किया कि हाँ, हमें आपको एग्जांपल मिला कि एक आपको ऑर्डर मिला, सॉरी, कि एक जो आयरन का कोई प्लेट है उसमें ऐसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आपका, इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, इतना लेट बिट है, इसमें 20 mm का डाया कर दो और ऐसा 40 mm तक इसका ब्लाइंड होल होगा, मतलब 40 mm का अंदर होगा वो, ठीक है कि बाकी नीचे सॉफ्ट है। तो एनीवे, अगर ऐसा है कि 20 mm का डाया बनाना आपको और आपने 1-2 अपने ड्रिल बिट पर लिया, बट योर डायमीटर इज कमिंग आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है वहां पर। तो आप ऐसे में क्या करेंगे कि आपका मशीन है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मटेरियल है, जहां से आपने भी खरीदा होगा मटेरियल, उस पर आपको फोकस करेंगे कि इसका हार्डनेस बहुत ज्यादा दे दिया है क्या, टूल ब्रेक हो जाता है क्या। तो ये आपका कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, दैट इन्वॉल्व्स ऑल persons who are directly or indirectly involved for manufacturing the this what you call this job, I mean after getting drilling and boring जो भी लार्ज करके होता है। तो इस तरह से जो सारे उसको इन्वायरमेंट हम लोग सॉरी उसको इन्वॉल्व करें, या इन्वायरमेंट एक फैक्टर है। तो इस इतना सारा ऐसा किया गया, 5-6 लोग आके लिया कि हाँ इतना रीजन से हो सकता है। मशीन में गड़बड़ी है तो रॉन्ग स्पीड है, रॉन्ग फीड रेट है, इनसफिशिएंट कूलेंट है, क्या एम्प्लॉय है तो इनएक्सपीरियंस्ड है, अनट्रेन्ड है। इतना पर हम लोग अगर बैठ के करेंगे तो 2-3 पॉइंट हमें आ जाएगा कि 2-3 पॉइंट जैसे रॉन्ग स्पीड ऐसा गलत था। तो 8-10 लोग जो भी है, अगर मान लिया कि सारे इनएक्सपीरियंट है तो कहीं फोन लगा के पूछेंगे क्या बता ड्रिलिंग, या इंटरनेट से देखेंगे कि ऐसा केस में कैसे रॉन्ग स्पीड है कि नहीं, ये चीज देखेंगे। तो दैट हैज टू बी चेक्ड आउट, दैट हैज टू बी फर्स्ट फाइंड आउट and then it can be checked out कि ऐसे हो सकता है। So cause and effect diagram is very effective when you are producing the product initially। अब यहाँ पर ड्रिल में ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में 20 बना दिया तब वो रन चार्ट बना रहे हैं, इसमें रन चार्ट नहीं बनेगा। इसमें जैसे 100 प्रोडक्ट आपको बनाना ही है, अब आपने 60 गलत ही बना दिया तो कॉस्ट बहुत ज्यादा लग गया ना, ठीक है कि नहीं। तो ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड रहेगा, इंडस्ट्री डिपेंडेंट रहेगा, किस तरह का इंडस्ट्री है। अब जैसे पानी है, उसमें वाटर का एग्जांपल दिया आपने, ठीक है 2 दिन खराब भी हो गया, 7 की जगह 8 की जगह खराब वाटर चला गया क्या। तो दैट डिपेंड्स कि किस तरह का इंडस्ट्री और कौन सा टूल लगेगा, ठीक है। सो आपने देखा कि कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम यहाँ जैसे 4 ही 5 देख लेंगे, मेजर करके यहाँ डाया है ड्रिल जो हम होल कर रहे हैं, अगर वो स्टेशन से बाहर आ रहा तो we will call a meeting and people around us will discuss about the things, what the machine, materials, measuring equipments. You can also see on the screen environment, method of drilling, and imply the worker who is skilled or not. So these things are to be analyzed properly, and then you can say that the things will be working how, कैसे जो 2-3 पॉइंट देंगे, then we will improve the quality. So this is one of the very effective tool, cause and effect diagram. It has been given by Ishikawa, one of the scientists, in 1943 or 1960. I don't know the year, 1943 probably. But it is very effective tool. It is used by majority of the industry. जहाँ भी देखते हैं टाटा स्टील, टेल्को, एवरीवेयर कहीं ना कहीं यूज होते ही रहता है। सर्विस इंडस्ट्री में भी, कॉलेज में भी होना चाहिए। फॉरेन में तो होता है कि कोई रिसर्च पेपर अगर कम आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्या या क्वालिटी का नहीं आ रहा, तो दैट हैज टू बी सॉर्टेड आउट एट एनी प्लेस। बट जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है कि ये तो लॉस हो जाएगा सेल आपको। पर्टिकुलरली इनिशियली होता है कि जो
शुरू में जैसे आप ड्रिल में भी देखा कि अब 200 पीस का आपको ऑर्डर ही मिला है या 400 पीस का मिला है, अब शुरू में 50-60 ऐसे ही बना देंगे तो खराब हो जाएगा, तो 4-5 बना के देखेंगे, 3-4 और उसको चेक करेंगे। एनीवे, सो दिस इज अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। और इसके बाद कॉज एंड इफेक्ट लगा दें, और उसके बाद ड्रिल में भी अगर 400 का मिला उसके बाद भी और रन चार्ट लगा दें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा डेटा कम्बिनेशन। ठीक है, तो दैट यू कैन सी here application exists that depends on how do you approach the thing। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आप देखिए। अब इसमें हम जो आगे का देख रहे हैं स्कैटर डायग्राम है, कंट्रोल चार्ट तो एक है पैरेटो डायग्राम। पैरेटो डायग्राम क्या है? पैरेटो डायग्राम ये कहता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्री हो, सीमेंट बनाने का हो, रॉड बनाने का हो, व्हाटएवर बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है कि नहीं? वो इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम जो होता है उसके लिए एक से लेकर 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल रहती है। कई दफा 2 चीज रिस्पॉन्सिबल रहेगी, कई दफा 3 चीजें, कई दफा एक ही चीज है। वो जो मेजर प्रॉब्लम जो कॉज करता है उसको आइडेंटिफाई करना। एक सिंपल एग्जांपल है, एक इंडस्ट्री ने सर्वे किया कि हमारे यहाँ जो वर्कर है या जो और एम्प्लॉय है वो 10 बजे का टाइम है, 10 बजे नहीं आते हैं, कोई 10 मिनट लेट आ रहा है, कोई 5 मिनट पहले ही आ गया, 5 मिनट पहले आने, कोई 10 बजे तो 9 बजे ही आ गया। वो भी एक है कि 1 घंटा उसका घर का टाइम है वो प्रोडक्टिव है, 10 बजे का मतलब 10 बजे ही आ गया, 1-2 मिनट आगे पीछे चले। ठीक है, तो उस पर अगर ये बात करता है कि अगर क्यों लेट आ रहा है, तो वहाँ ऐसा पॉइंट आउट किया गया कि ट्रैफिक केयर का, ट्रैफिक में प्रॉब्लम था, चाइल्ड केयर का। चाइल्ड केयर इज वन ऑफ द इशू, पर्टिकुलरली द मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग पर्सन्स आर मैरिड, तो चाइल्ड केयर तो वहाँ पर होगा ही प्रॉब्लम। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 केसेस जो है, these 3 cases are big issue in what you call region for late arrival। तो यहाँ पर ट्रैफिक को के कारण ऐसा हो रहा था, मतलब ट्रैफिक में लेट बहुत ज्यादा होना, जाम होना। अब कई लोग बोलते हैं कि जाम हो गए तो आप जैसे 10 बजे आते 6 बजे चले, तो 6 बजे चलने के लिए 4 बजे उठेगा अगर जाम, तो फिर सोएगा नहीं, फिर प्रोडक्टिव नहीं देगा। तो दैट इज नॉट इशू की मतलब आप जाम अगर लग रहा है तो उसको क्लियर करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव रूट फॉर्म करना पड़ेगा। बंगलोर में आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, तभी वहां पर सेमी एरियल रूट को थोड़ा सा जो बिल्डिंग्स होते हैं 4-5 मंजिल उससे थोड़ा ऊपर से वो अभी वो ट्रैफिक बने कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट है तुरंत आ जाए। ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट सी कि वो 4 घंटा जाम में है तो 5 बजे उठ जाए, ऐसे जैसे लोग फोर्सफुली बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सो प्रॉपर रेस्ट हैज टू बी देयर आल्सो। उनका जो टाइम है 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो आपने ऐसा नहीं कि आप 5 घंटा उठ रहे हो। तो दैट हैज टू बी सीन एक्चुअली। चाइल्ड केयर आल्सो कि आप कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं कि वहां पर चाइल्ड का केयर हो। सो दीस थिंग्स आर हैव बीन वर्कड ऑन इन at so many places and things will be very normal after applying this Pareto diagram। तो अगर 2 भी आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो आपका स्मूथ रन करेगा इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी होता है, कई दफा डिफेक्ट आते रहता है। कास्टिंग में बहुत बार देखा गया कास्टिंग ऐसा डिफेक्ट आ रहा है। उत्तम फाउंड्री जो यहाँ है हरियाणा में, चंडीगढ़ के नियर अम्बाला में, वहाँ 2-3 बार डिफेक्ट आ रहा था। तो वहाँ प्रॉब्लम आया कि रॉ मटेरियल्स में कहीं से भेंटर से गया था, वहाँ पर चेक किए। ठीक है कि नहीं? तो वो ऐसा डेटा रखा गया था, तो वो डेटा बताया कि ज्यादातर इशू इसी से आया है पिछले 1 साल 2 साल में। ठीक है, जो भी डिफेक्ट है तो उस पर वेंडर सिलेक्शन में बहुत वो हो गया, मतलब कि स्पेसिफिक हो गया कि जहाँ ऐसा रॉ मटेरियल हो जो बिल्कुल गड़बड़ ना हो। रॉ मटेरियल वेंडर का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वेंडर सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग में। कहाँ से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, रॉ मटेरियल जहाँ से आप ले रहे हैं वो आपको एग्जैक्ट जो स्पेसिफिकेशन है वो तो नहीं दे सकता, लेकिन उससे थोड़ा बहुत वेरिएशन से दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपको बात किया टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तो आपने 110 टारगेट और प्लस माइनस 10 100 से 120 के बीच में बोला था। एक वेंडर आपके साथ बेईमानी कर रहा था, 100 से 110 के बीच में दे रहा था और बोल भी रहा था स्पेसिफिकेशन इसका ये है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपको नॉलेज नहीं था इसलिए आप ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब आपके पास नॉलेज है, टारगेट है, तो दोनों साइड होना चाहिए। आप बुक में भी देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो ये वन ऑफ द टूल्स की ये 2-3 पॉइंट जो की पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना। हिस्टोरिकल डेटा का आप ले सकते हैं, और दूसरा आपने नया टाइप का इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं कि पैरेटो डायग्राम को एक केस स्टडी कोई देता नहीं है, कहीं थीसिस से भी ले सकते हैं आप, ये कोई आपको बताएगा नहीं। जनरली इंडस्ट्री डज नॉट शेयर के साथ है, तो उसके कंप्यूटर कौन चाहेगा हमारे कंप्यूटर। तो ये बट ये धीरे धीरे अनुभव से हो जाता है, कंसल्टेंट वगैरह से लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पैरेटो डायग्राम ऑफ द रीजन फॉर वन ऑफ द इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल टूल, बहुत इफेक्टिव है।
और एग्जांपल तो दिया गया रीजन ऑफ लेट अराइवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो दीस 3 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स वी हैव लर्न. स्कैटर डायग्राम भी है. स्कैटर डायग्राम आप ज्यादा नहीं समझ सकते हैं कि दो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. जो मैकेनिकल के लोग होंगे कि जैसे टूल्स होता है तो टूल्स लाइफ का लाइफ धीरे धीरे घट जाता है. वो लाइफ भी थोड़ा देर होता है, उसका परफॉर्मेंस डिटेरेट होता है, लेकिन एक डिटरेशन लेवल बहुत ज्यादा होने पर टूल्स इनइफेक्टिव हो जाता है. तो उसका जो कोई पैरामीटर से अगर फीड लिया जाए, फीड इसका एक पैरामीटर हो और बाई अगर लाइफ हो, उसके बीच में एक ग्राफ, ये तो थोड़ा इधर उधर है, एक इधर एक यहाँ पॉइंट हुआ है कि हाँ यहाँ इस तरह से होगा, तो लीनियर रिलेशन है कि नहीं, कोई रिलेशन या कोई रिलेशन ही नहीं है, या एक्सपोनेंशियल रिलेशन है. तो ऐसा फाइंड आउट करना वो स्कैटर डायग्राम का रोल रहता है. ठीक है. तो इससे आप जो इंटरनल जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको क्वालिटी आप इंप्रूव कर सकते हैं. आपके बेसिस पर होगा, ऑपरेटर सुपरवाइजर जो है वो करते रहेगा. ठीक है. तो ये वहां पर बहुत इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल टूल है स्कैटर डायग्राम में भी. कंट्रोल चार्ट जो आप देख रहे हैं, कंट्रोल चार्ट इज द मोस्ट इफेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल टूल. कंट्रोल चार्ट बहुत ही मुश्किल है समझना, ये आधा एक घंटा में तो बिल्कुल नहीं समझा जा सकता कि इट इज वन ऑफ द माय रिसर्च एरिया. कंट्रोल चार्ट में काम करता हूँ. तो यहाँ पर जो कंट्रोल लिमिट्स होता है, इसके बारे में मैं केवल एक बात बताना चाहूंगा कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन अमंग द प्रोडक्ट्स इज लाइकली. कोई भी चीज अगर आप बनाएंगे तो उसमें वेरिएशन एग्जैक्ट टारगेट पर सब कुछ नहीं बनेगा. ठीक है. जैसे आप कई दफा राजधानी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो टोमेटो केचप देखते हैं, वहां पर लिखा रहता है कि इसमें साल्ट कितना है, 2.2 ग्राम पर केचप, एक जो पैकेट है. तो 2.2 ग्राम वो एग्जैक्ट नहीं है, वो मीन निकाला गया, एस्टिमेट किया गया है कि 2.2 ग्राम जो है, अगर 1 लाख ऐसा होगा तो उसका मीन जोड़ेंगे तो 2.21 या 2.1 उसके क्लोज है. दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू. एस्टिमेटेड मतलब लगभग सही. तो ये जो वेरिएशन अमंग द प्रोडक्ट होगा ये होना लाजमी है. ठीक है. लेकिन ज्यादा ना हो, तो उसको बोलते हैं कि जो वेरिएशन हो नॉर्मल हो. तो वेरिएशन केवल नॉर्मल अगर हो रहा है कि नहीं, ये कंट्रोल चार्ट तय करता है. ठीक है. इसमें कोई भी पॉइंट अगर बाहर आ जाता, इसमें अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट होता है, ये डबल वाल सैंपल और सैंपल का एवरेज होता है. दैट्स कैनॉट बी अंडरस्टूड इन ideally or even 2 hours. ठीक है. So anyway, so control chart is a graphical tool. आप इतना समझ सकते हैं to find out the assignable causes of variation or non-normal causes of variation, non-normal causes of variation and eliminate it. Eliminate मतलब उसको हटा दें. तो कंट्रोल चार्ट का मतलब क्या हुआ कि जो वेरिएशन assignable causes से है, जो नॉर्मल नहीं है, जो ऑपरेटर के द्वारा, कोई ऑपरेटर अनस्किल्ड है, कोई मटेरियल्स खराब दे रहा है वेंडर आपको, कहीं पैरामीट्रिक सेटिंग खराब हो गया. ठीक है. ये आपको पता नहीं चलता है, जब आप प्रोडक्ट को ड्रा करेंगे तभी पता चलेगा. इसमें कंट्रोल लिमिट्स वगैरह होता है. तो वो अगर नॉन नॉर्मल वेरिएशन है तो उसको आइडेंटिफाई करेगा और उसको एलिमिनेट करेगा. अगर केवल नॉर्मल वेरिएशन हो, केवल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो, तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो दीस थिंग्स आर टू बी checked by the control chart. Control chart is a graphical tool to find and eliminate the assignable cause of variation. Assignable cause of variations, that causes which are non-normal. So you can assign somebody for these variations. I mean operator, vendor, your setting parameters, environment or working condition, anything. I mean that can be assigned. So even sometimes you can say psychological mood of the operators also. कई दफा ऐसा भी होता है कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है पर उसका मूड ही नहीं है, दे आर सफरिंग फ्रॉम सर्टेन इशू. ठीक है कि नहीं, तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है. तो दिस आउट टू बी फाइंड आउट कि वो उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है कि नहीं. तो एनीवे जो मटेरियल आपने देखा, ब्लेंडर हो गया, मटेरियल जहां से ले रहे हैं वो भी हो गया, सेटिंग ऑपरेटर का खुद का कंडीशन. तो दी थिंग्स कैसे कहाँ गलती हुआ है, तो यहाँ पर जैसे कब प्रोडक्शन हुआ उसका डेटा रहता है. ठीक है. अगर एक पॉइंट बाहर आता तो मान लिया ये जो जहां पर से सैंपल लिए वो मान लिया 11:15 में लिए, तो वहां पर कौन ऑपरेटर था, ऑपरेटर अरुण कुमार था. ठीक है कि नहीं. कौन सा कूलेंट यूज करा था, कूलेंट ए टाइप यूज करा था. मटेरियल जो वेंडर कहां से लिया था, तो वेंडर मनोज कुमार के यहाँ से आया था, कोई दूसरा पटना में आया तो बख्तियारपुर से आया था, व्हाटएवर कोई प्लेस, तो वहां से अगर आया था तो वो कौन है भाई, जो भी है मनोज कुमार से लिया था, तो वहां उसको पकड़ो, एक खराब क्यों आया था. सो दी आप तभी अगर आप एक कंट्रोल चार्ट अडॉप्ट नहीं करते तो आपके पास प्रोडक्ट बनते जाता. ठीक है कि नहीं. और ये प्रोडक्ट बनने के बाद आप कस्टमर के पास जाता. अब कस्टमर के पास जो यहाँ पर आपसे गलती हुआ है, जो मनोज कुमार जो बख्तियारपुर का वेंडर था आपको गलत दे दिया था यहाँ पर, और यहाँ पर गलत जो दे दिया था उसी कारण. लेकिन जब प्रोडक्ट उसके पास चला गया तो मनोज कुमार भी पल्ला झाड़ दिया, मेरा कहाँ गलती है, मैं तो सही हूँ.
वो क्यों बताएगा आपने आपको कि मैं गलत हूँ? तो ये आप तभी आप बता सकते हैं कि वेरिएशन के कारण हो गया जब आप कंट्रोल चार्ट को अडॉप्ट करेंगे। अगर आप क्वालिटी टूल्स को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर यू आर नॉट इन पोजीशन टू से, और फिर तो रैंडम हो जाएगा। आज आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, आप इसको टूल्स को अडॉप्ट नहीं करते तो कॉस्ट आपको बहुत बचेगा, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एट द वन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम कि कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा हुआ ही है अगर क्वालिटी कंट्रोल को आपने अडॉप्ट नहीं किया है। एनीवे, सो वी आर importance of quality control तो आप देख ही चुके हैं। quality control in the supply chain ultimately helps to protect the supplier manufacturer reputations। supply chain में भी आप देखें, अगर आपने वेंडर से भी ले रहे हैं, वेंडर पर भी आपको पकड़ होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल टूल जैसे आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे टाटा स्टील का मैं हूँ, तो हम जहाँ से वेंडर खरीदते हैं, जैसे यहाँ एक टॉयनर इंडस्ट्री है मोहाली में, चंडीगढ़ के बगल में, वो रिहेबिलिटेशन प्लांट बनाता है इक्विपमेंट। जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया पैर में तो उसमें इम्प्लांट करता है वो, तो वो कहीं से जो वेंडर से लेता है, बहुत सारा रॉड लेता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में उसमें आता है। तो वेंडर को कोशिश करे कि हम ज्यादा पैसा बनाए, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको 100 चाहिए तो हम 100 ही दे एग्जैक्ट, थोड़ा 98 99 में चल जाएगा। तो उससे लेंगे तो उससे चेक करके लेते हैं, उसका एक्सेप्टेंस सैंपलिंग एक तरीका होता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेंडर पर आपका रेपुटेशन है अच्छा है कि नहीं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पर भी, आप कौन डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हो, ठीक है कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर कहीं आपका है वो कस्टमर को अच्छा समय पर ही नहीं टाइम पर पहुंचा पा रहा, कस्टमर को चाहिए आज पहुंचा रहा है 15 दिन बाद, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है नहीं। तो पूरा सप्लाई चेन प्रॉपर होना चाहिए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू होता है। सब ये लास्ट पॉइंट पर देखिए, सप्लायर वेंडर सेल्फी की इशू पर्टिकुलरली इन द ऑफ लेसर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लेसर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आजकल बहुत कम है। जैसे बजाज स्कूटर आपके दादाजी भी यूज करते थे, आपके पिताजी भी यूज करते हैं, लेकिन होंडा एक्टिवा जो स्कूटर है वो आप यूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं करिएगा 5 साल बाद। क्यों? बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्ट तुरंत आ रहा है। मोबाइल कोई तो पता भी नहीं होगा कि 4 साल पहले आप फोन यूज करते हैं, आपको पता याद भी नहीं होगा 4 साल पहले आप फोन यूज करते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक प्रोडक्ट घर में देखे हुए चल रहा है 15 साल, तो वहां पर कोई इशू नहीं था, बहुत चीज स्टैटिक थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब चीजें डायनामिक है, बहुत लेसर लाइफ साइकिल है, तुरंत से दूसरा प्रोडक्ट आ सकता है। तो इसमें सारा चीज बहुत मायने रखता है सप्लाई चेन में। अब दूसरा जो डिस्कशन है क्वालिटी टर्म का, दैट इज क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो क्या है कि एक जो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, वो एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसमें आपने देखा होगा मेडिकल टाइम डेटा है, डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल चार्ट में खास करके जो पॉसिबल नहीं है डिस्कस करना, उसमें खाली डेटा ही है, केवल डेटा को आप एनालाइज कर रहे हैं, देन यू आर इन पोजीशन टू से कि दिस इज बैड, दिस इज गुड एंड ऑल। तो वो क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स जो कंसर्न जो टेक्निकल आदमी है वो ज्यादा समझेगा। क्वालिटी एश्योरेंस ऐसा चीज है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर क्वालिटी का कंसेप्ट जो पहले हुआ करता था वो पल्ला झाड़ने वाला हुआ करता था कि जैसे एक पुराना प्रोडक्ट गड़बड़ है तो अच्छा वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है या कोई क्वालिटी कंट्रोल टीम वो देखेगा, हम नहीं देखेंगे। तो अब इसको क्वालिटी एश्योरेंस जो टर्म आया वो ये किया कि नहीं, क्वालिटी इज एवरीबॉडी रिस्पांसिबिलिटी, केवल पर्टिकुलर ग्रुप का रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ठीक है कि नहीं। जैसे फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है तो जो शिपिंग है उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, सबका। जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कास्टिंग जहाँ हो रहा है, कास्टिंग का तो अल्टीमेट कस्टमर से लेना है, लेकिन कास्टिंग मशीनिंग को प्रोवाइड करेगा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग ग्राइंडिंग फिनिशिंग ऑपरेशन उसमें प्रोवाइड करेगा, उसको सप्लाई करेगा। तो हर चीज को रिस्पांसिबिलिटी है। जैसे मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहा हूँ तो यहाँ का क्वालिटी का गोल क्या है उसकी ओर चले। हर इंडस्ट्री का स्ट्रेटेजिक गोल होता है, ठीक है। जैसे आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो यहाँ गोल है कि आप प्लेसमेंट इसका 12% से 24% है, 24% तक सारे स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर जो हमारे जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं सबको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन ओनली वी कैन गो टुवर्ड्स दैट। सो इट मींस दैट द क्वालिटी जो हमारा है एवरीवन रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है। और एवरीवन रिस्पांसिबिलिटी को कभी-कभी लोग समझते हैं मैनेजमेंट में कि नोबडी इज हियर, ठीक है यार वो देख लेगा। तो इस टाइप को चीज को ओवरलुक होना चाहिए, इसी के लिए क्वालिटी एश्योरेंस बनाया गया। क्वालिटी एश्योरेंस टीम में जनरली ज्यादा लोग कॉर्पोरेट के होते हैं, वो देखते हैं जैसे आप पटना पॉलिटेक्निक में आ गए तो उसमें 100 आदमी है, तो 1000 लोग हैं, तो उसमें मान लिया आप ये 850 स्टूडेंट है, 150 फैकल्टी स्टाफ है, तो सबसे पूछेंगे रैंडमली कि हाँ क्वालिटी गोल क्या, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। सो दिस थिंग्स आर टू बी, अगर वो नहीं जानते हैं तो उनको बताया जाएगा ये क्वालिटी गोल है, आप इस तरह से बढ़िए, ठीक है।
ऐसा नहीं कि जो एक्चुअल काम कर रहा है, जो टीचर केवल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, वहां पर तो बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री है, दैट इज नॉट कंसर्न विद दैट, सारे लोग वहां से इफेक्टेड हो गए। आइडियली तो ये होना चाहिए कि कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको नॉन प्रोडक्टिव टाइम बताना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, टीचर जनरली नॉन प्रोडक्टिव टाइम में रहते हैं, हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो टीचर आर गोइंग विद सो मेनी एगोनी, तो दिस आर टू बी चेक्ड आउट। दिस इज क्वालिटी एश्योरेंस थिंग्स कि क्वालिटी हर लेवल पर फुलफिल हो रहा है कि नहीं, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको दूर करना। So this is the terms and conditions with quality assurance. Quality assurance अगर अच्छा काम करेगा तभी quality control अच्छा काम करेगा। Quality assurance quality control से थोड़ा सा broader term है, ठीक है कि नहीं? Quality assurance थोड़ा सा broader term है, corporate oriented है, management oriented है, ठीक है कि नहीं? तो ये ensure करता है कि quality का जो goal है वो हम achieve कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? So this is quality assurance term very important actually from the industry point of view. So to motivate all persons of the organizations, the quality assurance works on this. जैसे डिजाइन डिपार्टमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट, जैसे जनरली डिजाइन डिपार्टमेंट ठीक है यार मैं डिजाइन कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग वाले जानेंगे अपना, हमने डिजाइन कर दिया भाई तुम्हारे हेलो स्पेसिफिकेशन प्लांट बना दीजिए, तो ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। अब डिजाइन में भी देखना पड़ेगा कि जो कस्टमर्स का जो फीडबैक है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से फीडबैक वो इनकॉर्पोरेट हुआ है कि नहीं, वो अपने हिसाब से कर दिया कि डिजाइन हाँ भाई हो गया, उसने कैड कमी नहीं जाता है, ऐसा नहीं है, वो सारा इनकॉर्पोरेट किया कि नहीं, ये चीज को देखना पड़ेगा क्वालिटी। इसके लिए कई सारे टूल्स भी होते हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, दैट इतना आसान नहीं है कितना जल्दी डिस्कस हो। क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन इज टू हैव a place a formal system that continues survey the effectiveness of the quality policy of the company। जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए उसका पहला लाइन यही है। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में हमारा हो गया। So difference between quality control and quality assurance that you are very much aware। Quality control is the more or less soft floor focused, जो ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसी के इर्द-गिर्द फोकस है। क्वालिटी एश्योरेंस इज द मोर और लेस कॉर्पोरेट लेवल टर्म है, इंडस्ट्री के हर लोग को इन्वॉल्व करना है इसमें। So that will make the difference। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर आदमी को पता है कि उसका गोल क्या है, क्वालिटी गोल क्या है, तो उस ओर से काम करेंगे, ठीक है कि नहीं? अगर गोल किसी को क्लियर हो कि हमारा ये इंडस्ट्री का ये गोल है, तो हर आदमी चाहे कि हम वहां से तनख्वाह ले रहे हैं या उसके एम्प्लॉय हैं, तो उसमें एक जज्बा रहेगा कि नहीं हाँ हम इस ओरिएंटेशन से काम करेंगे तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल मीट हो जाएगा, तो और ये अच्छा हो। तो क्वालिटी एश्योरेंस का गोल मोर और लेस देखें तो वही है, क्वालिटी कंट्रोल को मीट करना, लेकिन हर इन्वॉल्वमेंट का जो उसे डायरेक्टली संबंधित नहीं है उसको इनकॉर्पोरेट करना बेसिकली इसका क्वालिटी एश्योरेंस करता है। क्वालिटी एश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी एश्योरेंस इफेक्टिव है तो क्वालिटी कंट्रोल भी इफेक्टिव होगा, जन हाँ दोनों को करना है। अगर ये इफेक्टिव है तो सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक क्वालिटी सर्किल का कांसेप्ट है। क्वालिटी सर्किल इज टिपिकली इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल that consists of operators, supervisors, managers and other employees। to that is informal group of people जो जिसमें जैसे देखिए इसको छोड़िए डेफिनेशन को, या कोई इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन बना रहा है, वर्कर। वर्कर से तुरंत उसके ऊपर हायरार्की में कौन है, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद कौन है, फोरमैन सुपरवाइजर नॉर्मली एक ही वो कहता है। उसके बाद क्या है, वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर के बाद क्या है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद कॉर्पोरेट मैनेजर। तो जनरली जो वर्कर जो बना रहा है प्रॉब्लम उसको आता है कि हाँ वो बोलेगा नहीं मटेरियल का ये लॉट आ रहा है बहुत हार्ड है, इसमें गड़बड़ हो गया, आप कहाँ से रॉ मटेरियल लाए हैं, उसमें वो कास्टिंग हो नहीं सकता, इसमें वो बहुत डिफेक्ट आ रहा है, इसमें ब्लो होल्स बहुत हो जा रहा है, या सरफेस डिफेक्ट आ रहा है कास्टिंग में, कोल्ड सेट हो रहा है, बहुत अच्छे से मॉडल में नहीं हुआ। तो ये ओकेजनली 10 में 2 दिन 3 दिन ऐसा ऑब्जर्व किया। तो ये सारी चीजें हैं, ये वर्कर डिस्कस करते रहेगा सुपरवाइजर से। तो एक फॉर्मल वे में अगर करें कि हाँ ठीक है आज प्रॉब्लम हुआ, आज कौन सा दिन है, सैटरडे, आज प्रॉब्लम हुआ जी 1:10 हो रहा है, 1 कितना मिनट हो रहा है, 1:12 हो रहा है, 1:12 में हाँ लिखेंगे हाँ ये इसमें हुआ, हम पास करिए सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर का 4 पर मैनेजर को पास कर दिया। तो इसमें ऐसा क्या होगा कि ये चीजें कागजों में घूमते रह जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब ट्रेडिशनल इंडियन कंसेप्ट है। इंडियन कंसेप्ट में तो सब लोग जानते हो कागजों में घूमते ही रहते हैं हम लोग सारे एम्प्लॉय। तो ये देखिए क्वालिटी सर्किल में क्या है कि इसमें कागजों में घूमना नहीं है, ये क्वालिटी सर्किल इज ब्रेकिंग दी हायरार्किकल बैरियर। जैसे आप 2 बजे लंच में मिलना है तो वर्कर भी डायरेक्टली मैनेजर को बोलेगा कि साहब आप कहाँ से ऑर्डर दिए हैं, ये स्टीम का लॉट का खराब आ रहा है,
वो तुरंत उसको फोन लगा, हूँ तो ऐसे कैसे कर दिया है हुआ। तो ये इमीडिएट एक्शन होने से क्वालिटी जो डिविएशन हो रहा था वो तुरंत कर हो जाएगा, ठीक है। या किसी मशीन का सेटिंग खराब है, कहीं से आपने करवाया मशीन का सेटिंग, वो खराब हो गया, वो तुरंत वो पकड़ेगा उसको। तो ये जो हायरार्किकल बैरियर से कागजों में काम न करके डिस्कशन जो होता है क्वालिटी सर्किल, टिपिकली इनफॉर्मल ग्रुप, पहले इनफॉर्मल होना चाहिए, दैट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एंड अदर जो उसके ऊपर होंगे, who get together to improve the to make a product or deliver a service. The concept behind quality circle that in many cases the persons who are closest to operations are in a better position to contribute idea that will lead to an improvement on it, that we have already discussed कि इस तरह से improve होगा। तो ये informal way of things है quality को improve करने के लिए, that is also very effective। कई लोग हाँ इसमें अपने फायदे के लिए नहीं होगा, वर्कर अपने फायदे के लिए बोल देगा नहीं इसमें सर 2 बजे से ज्यादा काम करते हैं तो अच्छा क्वालिटी नहीं बनता, तो दैट इज नॉट ए स्किल कि he or she can say that working extension of working hour will hamper the quality, that should not be an issue, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनीवे अब क्वालिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज आवर लास्ट डिस्कशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग विद एनीबॉडी कैन थोड़ा अनम्यूट करके हमको बता सकते हैं इज इट थिंग्स आर गेटिंग क्लियर और नॉट, जो फैकल्टी मेंबर भी होंगे काइंडली टेल की अनम्यूट करके हमें, हेलो ये कैसा मतलब समझ आ रहा नहीं आ रहा है, हेलो काइंडली टेल एनीवन, हेलो हाँ जी मैडम, हेलो जी सर, अच्छे से सब समझ तो आ रहा है, बच्चों को भी समझ आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, जितने अच्छे से स्क्रीन शेयर हो रहा है सब तो समझ आ ही रहा होगा बच्चों को। Okay, madam. We will finish our discussion after discussing quality cost. 10 to 15 minutes more. Okay, madam. जी सर, जी सर। Now I am continuing. Okay. Okay. Now I am discussing about the quality cost. So there are 4 types of quality cost: prevention cost, appraisal cost, and external failure cost, internal failure cost. These 4 costs are very important. Particularly of the quality point of view, prevention cost जो है वो आपका नाम से क्लियर है, प्रिवेंशन क्यों किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर क्यों लेते हैं हम लोग, जैसे किसी टीका लगना है, बच्चों को टीका लगाते हैं, इसको टाइफाइड का लगा दो, वैक्सीन कर दो, मलेरिया का लगा दो, निमोनिया का लगा दो, आजकल तो कोरोना का भी बात चल रहा है। तो प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब कि अगर आप पहले ही प्रिवेंट कर देते हैं तो डिफेक्ट का कॉस्ट बहुत ही कम होगा। आप देख भी सकते हैं कि कोरोना का अगर टीका रहता तो कुछ होता ही नहीं, कितना हाहाकार सा मचा हुआ। तो प्रिवेंशन कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वालिटी कंट्रोल। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आप क्वालिटी टूल अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर प्रिवेंशन क्वालिटी टूल अडॉप्ट आप नहीं कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपने कोई इंडस्ट्री खोला, वहां पर हमने किसी से ऑर्डर लिया कि हाँ ठीक है भाई तुम्हें हमें हम तुमको सॉफ्ट बना के देंगे, माइल्ड लिस्टी का सॉफ्ट बना के देंगे, तुम्हें चाहिए 20 mm डाया का सॉफ्ट चाहिए और टेंसाइल स्ट्रेंथ 110 Nm/m, हम बना के देंगे, हम इतना कॉस्ट में बना के देंगे। और हमें जीत पर अड़ जाए कि नहीं हम कोई क्वालिटी टूल अडॉप्ट नहीं कराएंगे, वो रन चार्ट कॉज एंड इफेक्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल्स कुछ नहीं है, एसपीसी सब कुछ नहीं है। तो वहां पर क्या करेंगे, हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट क्वालिटी का 0 हो गया। प्रिवेंशन कॉस्ट 0 हो गया मतलब कॉस्ट कम लगेगा हमें बनाने, तो हम मुनाफा ज्यादा कमाएंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि मुनाफा आप ज्यादा कमाइएगा, इट्स ऑल राइट, लेकिन आप हमेशा नहीं, 2, 4, 5, 10 दिनों में ऐसा होगा या शुरू में भी हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा है वो बाद में नहीं खरीदेगा आपसे, आपका ब्रांड ही नहीं बनेगा, क्योंकि क्वालिटी में वेरिएशन होगा, वो एमंग दी प्रोडक्ट वेरिएशन होगा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री जैसे में वो डूब गया है, ठीक है कि नहीं, क्वालिटी प्रोडक्ट बहुत शुरू में बहुत अच्छा चला है, क्या बात है, तो बहुत ही सस्ता दे रहा है, ठीक है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिटरेशन आ गया, बिकॉज वो जो टारगेट पर प्रोडक्ट बनाने का बात है उसमें रहा है। सो प्रिवेंशन कॉस्ट उसमें 0 हुआ, लेकिन इट विल हैम्पर द प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड अल्टीमेटली इट विल सी द इंडस्ट्री। सो प्रिवेंशन कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन कॉस्ट जितना ज्यादा आप लगाएंगे उतना बढ़िया क्वालिटी, लेकिन प्रिवेंशन कॉस्ट का लिमिट है, बहुत ज्यादा लगा दें तो कंपटीटर भी है, ऐसा नहीं कि प्रिवेंशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा कोई क्वालिटी बना दी है, तो कंपटीटर भी है। आप जैसे बहुत सारा देखते होंगे, आप कोई पटना में है, कोई ऐसा 3 BHK फ्लैट है,
वो 5 करोड़ रुपया में 3 BHK फ्लैट बना, यूएसए के तरफ एकदम सब चीज चले, मुंबई के तरफ से बना दो, तो 5 करोड़ रुपया पटना में कौन देगा? कोई नहीं, बिकेगा नहीं। आप फिर बोलोगे प्रिवेंशन कॉस्ट हमने लगा दिया हो तो बिक ही नहीं रहा प्रोडक्ट, तो ऐसे नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर आल्सो। तो प्रिवेंशन कॉस्ट आपको लगाना भी है, लेकिन वन लिमिट हैज टू बी देयर कि एक किस लेवल तक लगा, दैट वी विल डिस्कस। उसके बाद आप प्रिवेंशन कॉस्ट, तो now you can define prevention costs are incurred in planning, implementing and maintaining a quality system to prevent poor quality in product and services. They include salaries of developing cost of product design, process equipment design, information system, quality control tool जो है, डिजाइन टूल का भी बताया, इसमें ऑफलाइन भी आ गया, और जो भी क्वालिटी सिस्टम जो हमने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल टूल, ट्रेनिंग देना जो एम्प्लॉय को है, वर्कर को है, ट्रेनिंग देने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉय है उसको आप ट्रेनिंग अगर देते हैं तो एक थोड़ा सा बहुत नए चीज को लेकर आते हैं, वो होता है। जैसे कई सारे जो इंडस्ट्रीज है उसमें जो मेजरिंग इक्विपमेंट पर ट्रेनिंग नहीं है, मेजरिंग एरर आ रहा है, मेजरिंग एरर ह्यूमन इशू मेट्रोलॉजी से संबंधित है, तो वो नया मेट्रोलॉजिकल टूल भी है, डिजिटल टूल्स आ गए, उस पर ट्रेनिंग नहीं लोगों को, तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। अगर ये सब प्रिवेंशन कॉस्ट में आता है, अगर आप इसमें जितना लगाते हैं एक लेवल तक ही लगाना, हालांकि कॉस्ट भी इशू है, उतना फायदा होगा आपको लॉन्ग टर्म। तो ये अगर आप देखें, हाउ द रेट ऑफ इंक्रीज स्लो विद टाइम। हाँ, प्रिवेंशन कॉस्ट है, शुरू में ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है आपको, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स आप लगा रहे हैं, सारे चीज लगा रहे हैं, तो शुरू में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार आपने पैसा लगा लिया तो जब समय गुजर जाता है तो उसके बाद इस पर बहुत ज्यादा केवल मेंटेनेंस का खर्च होगा कि आपने जो टूल्स लगा लिया तो उसको मेंटेन ही करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद लिया आपने, तो दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज जो होता है स्लो होता है विद पीरियड ऑफ टाइम प्रिवेंशन कॉस्ट। अप्राइजल कॉस्ट हमारा क्या है? अप्राइजल कॉस्ट आर दोज एसोसिएटेड विद मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग और ऑडिटिंग प्रोडक्ट्स। मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग और ऑडिटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट्स को मेजर करना, इंस्पेक्ट करना। अगर आप बिना इंस्पेक्ट किए, या कोई इंस्पेक्शन का रूल भी होता है एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन में, इतना शॉर्ट स्पैन में बताना पॉसिबल नहीं है। अब मेजरिंग आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी मायने रखता है। मेजरिंग के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया आपने, या आपका इंस्ट्रूमेंट में ही एरर है, या आप मेजर ही नहीं कर रहे हैं, एक दिन मेजर किया दूसरा दिन छोड़ दिए, चलो जाते रहने दो। फिर इवैल्यूएट तो इंटरनल इवैल्यूएशन हो गया। ऑडिटिंग, प्रोडक्ट्स का ऑडिटिंग भी होता है, ठीक है, ऑडिट थर्ड पार्टी करता है कि सही है कि नहीं है। तो ये इन तरह की चीजों को अप्राइजल कॉस्ट है। अगर आप नहीं अडॉप्ट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि कुछ समय के लिए फॉर फ्यू स्पेन ऑफ टाइम आप तो बहुत ज्यादा वाहवाही लूटे हैं, इतना कम खर्च में हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और आप प्रॉफिट भी ज्यादा बना सकते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये गारंटी है कि वो सर्वाइव नहीं करेगा अप्राइजल कॉस्ट और प्रिवेंशन कॉस्ट अगर आप नहीं लगाते हैं तो। एनीवे, इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट जो आपका प्रोडक्ट जो बनाया वही फेल हो गया, ठीक है, जो आप दैट इज क्वाइट पल्पेबल, क्वाइट विजुअल की प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग व्हिच आर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड, और आपको पहले ही पता चल गया कि फेल कर गया, सो यू विल डेफिनेटली नॉट डिलीवर द प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। आप इतने तो एथिकल हैं कि आप डिलीवर नहीं करेंगे प्रोडक्ट को कस्टमर को। अब जैसे खासतौर पे कई जगह तो इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है इंटरनल फेलियर का। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है जिसका ऑर्डर डाया है 20 mm, ऑर्डर डाया 20 mm और प्लस माइनस 1 mm का प्रोडक्ट डायमेंशन है, वह 21 mm से लेकर के 19 mm के बीच में ही आप एक सॉफ्ट बनाओ। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो 18 mm डाया हो गया या 18.8 mm डाया हो गया, इतना परेशान हो गया, और 100 में 15 प्रोडक्ट ऐसा है कि 18.8 mm का, तो आपका 15 प्रोडक्ट क्या हो गया 18.8 mm वाला? दैट इज स्क्रैप, वो लोहे में चला जाएगा, बिकॉज वो डाया को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। और 19 जो हमारा क्या था 19 से 21 के बीच में बनाना था, अगर कोई प्रोडक्ट 21.2 का बन गया, एक सर्टेन प्रोडक्ट है जो 21.2 mm डाया का बन गया, तो उसको आप रीवर्क कर सकते हैं। रीवर्क का मतलब फिर से मशीनिंग करके प्रोडक्ट को घटा दिया, ठीक है, तो रीवर्क में कॉस्ट थोड़ा सा कम होगा, स्क्रैप में बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सो दीज आर द कॉस्ट इनोसेंट विद द इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, बिकॉज आपने उतना मेहनत करके भी बनाया, आपने वर्कर सैलरी सब कुछ दिया और फिर वो लोहे के भाव में हो गया, आपने स्क्रैप में चला गया। तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट कब कम होगा? जब आप प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट को अच्छे से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं, अच्छे से उसको इंप्लीमेंट करते हैं। आपने एक लेवल तक प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट को लगाया,
that this will only decrease the internal failure cost. So now the second is internal failure cost के बारे में आपने देखा है, scrap और rework ही है इसमें. So these things we have already discussed about the scrap and rework cost. So now we'll discuss warranty. वारंटी चेंजेस एंड प्रोडक्ट, ये भी देख सकते हैं. कई दफा ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में तो आता है इंटरनल. ओ सॉरी, दिस स्लाइड इज शुड बी रिटन एज इन एक्सटर्नल फेलियर स्लाइड. तो पहले हालांकि बनाया हुआ है, इस ये स्लाइड पहले है, उसके बाद ये स्लाइड है. लेट मी वेरी क्लियर, ये स्लाइड पहले है और उसके बाद ये स्लाइड है. पहले एनीवे फर्स्ट इज दिस स्लाइड. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में एक बार प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया, उसके बाद प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा. एक कैसे काम नहीं कर रहा है कि आपने जो डेविएशन है, टॉलरेंस है, बहुत ज्यादा लिया है. किसी को चाहिए 110 तो आपने 105 वाला भी दे दिया, 104 वाला भी दिया, वो बिल्डिंग में लग गया, उतने सारे सिंगल रॉड, बाद में कोलैप्स कर गया, पूल कोलैप्स कर गया. तो सुनते रहते होंगे आप, ठीक है. तो आपने टारगेट जहां पर होना चाहिए तो डेविएशन बहुत ज्यादा ले लिया, आपने पैसा बचा लिया, ठीक है. तो ये आपने क्वालिटी मेजर बिल्कुल भी नहीं लिया, ये इंटेंशनली किया और इसका खामियाजा एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट से भुगतना पड़ रहा है. कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है. कई सारे प्रोडक्ट में होता है, कई जो टेलीविजन है, सोनी का टेलीविजन क्यों इंपॉर्टेंट है? वो टारगेट पर ही बना हुआ, उसका स्क्रीन आप चलाते रहो, ठीक है जी, जहां मर्जी चलाओ, कोई फर्क नहीं, टारगेट पर. और टारगेट जो होता है उसमें वेरिएशन को भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं क्वालिटी में. जैसे आप मारुति का गाड़ी है, मारुति का गाड़ी क्यों सक्सेसफुल है? उसमें टारगेट पर भी है, जितने प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशन कम है. और वेरिएशन का मतलब ये है कि चाहे आप यहाँ चलाओ या वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ में चलाओ या बिहार में कहीं गांव में जर्जर सड़क है वहां भी चलाओ, ठीक है. उसमें वेरिएशन होगा लेकिन बहुत ही कम होगा, ठीक है. और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो है उसमें ये भी जोड़ देंगे हम लोग कि अगर मारुति का गाड़ी का तुलना करें दूसरे हुंडई से, तो मारुति का अगर कोई ब्रेक दरवाजा टूट जाता है या कोई जैसे डिक्की टूट जाता है उसका, उसमें कम पैसा लगेगा. उसमें जो दूसरे गाड़ी जैसे कंप्यूटर उसमें ज्यादा पैसा लगेगा. तो दीस थिंग्स आर टू बी केयर्ड आउट, ठीक है. लेकिन एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम तब होगा जब आपने प्रिवेंशन और अप्रेजल कॉस्ट को अच्छा से मेजर लिया है, उन दोनों का अच्छा से आपने अडॉप्ट किया. लेकिन फिर भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गलती होता ही है, लॉ ऑफ नेचर है. फिर भी होगा लेकिन कम होगा, आपको मिनिमाइज करना, ठीक है. तो ये एक्सटर्नल फेलियर आपने अच्छा से किया तो ना के बराबर होगा. आप कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं कि सोनी का टेलीविजन खराब ही नहीं होता भी होगा लेकिन बहुत कम, रेयर होता, ठीक है. तो रेयर आप वारंटी में दे दोगे. अब आपका 20 लाख प्रोडक्ट दिया, एक प्रोडक्ट खराब हो जाए कोई बात नहीं, उसको आप दे दोगे. लेकिन 20 लाख में अगर 20,000 खराब हो जाए तो 20,000 कस्टमर 20,000 और आदमी को बोलेगा, तो आप प्रोडक्ट का आपका वारंटी वैल्यू जो रेपुटेशन है वो खराब होगा ना, ब्रांड कम होगा. तो दिस इज द केस इन विद एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट. तो ये हमारा वारंटी चेंज है, फेलियर ऑफ प्रोडक्ट वारंटी टाइम में वो जो आप लगाते हैं. वारंटी जनरली इसलिए दिया जाता है कि फेल करेगा ही कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई वो ऐसा नहीं कि कोई भगवान नहीं बना दिया कि फेल नहीं होगा. तो अगर वो फेल होता है तो उसको चेंज करने का जो कॉस्ट हो गया, कई दफा थोड़ा अक्रूड टाइप के भी लोग होते हैं कि हम केस कर देंगे, ऐसा नहीं कि केस कर देंगे, उसका भी कॉस्ट है लिटिगेशन का. तो वो सारी चीज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आता है. आप देखिए, आप इसमें जो ये जो दिस ग्राफ इज वेरी एसेंशियल. वी विल फिनिश आवर डिस्कशन विद दिस ग्राफ. ये जो देख रहे हैं आप प्रिवेंशन, इसके बाद आ रहा है हाँ एक ग्राफ आईने में, ये देखिए ये हमारा जो P+A देख रहे हैं, प्रिवेंशन प्लस अप्रेजल कॉस्ट. शुरू में अगर प्रिवेंशन प्लस अप्रेजल कॉस्ट आप नहीं लगाए हैं तो क्वालिटी में डिफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना डिफेक्ट आ रहा है. और अगर आप क्वालिटी प्रिवेंशन प्लस अप्रेजल कॉस्ट लगा रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपने 100% क्वालिटी पर, यहाँ 100% क्वालिटी का मतलब कोई डिफेक्ट नहीं. डिफेक्ट मतलब खराब बोला जाता है यहाँ पर. ये कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं यहाँ पर आपने प्रिवेंशन अप्रेजल कॉस्ट कितना ज्यादा लग रहा है, ठीक है. उस तरह से इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर जो कॉस्ट है यहाँ पर बहुत ज्यादा है. इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कितना ज्यादा है, ठीक है. तो ये जो आप कर्सर देख रहे हैं, ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर देखिए जो कर्सर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो कर्सर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, डेट इज ब्रेक इवन. ब्रेक इवन का मतलब क्या है, मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर है. ये ऐसा चीज बता रहा है कि वहां पर जो कॉस्ट होगा वो मिनिमम होगा.
इंडस्ट्री को ब्रेक इवन में न जा करके ईस ओर खींचना चाहिए। ईस ओर खींचने का मतलब आइडियली तो यहाँ खींचना चाहिए कि डिफेक्टिव हमारा कम हो गया, 100% थोड़ा सा इधर आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनिशियल है। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर आप खींच लेते हैं यहाँ के बजाय यहाँ भी खींचे तो ज्यादा बेटर है, तो वहां पर प्रिवेंशन ऑफ रिजल्ट कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का होगा और शुरू में आप मार्जिन बहुत ही कम भी बनाए आप बिजनेस में, लेकिन बाद में आप एक्सेल कर जाएंगे। वॉल्यूम आपका सेल्स वॉल्यूम इतना बढ़ेगा, अगर कोई यहाँ अडॉप्ट कर रहा है जस्ट ब्रेक इवन, उसका सेल्स वॉल्यूम 100, आप यहाँ कर रहे हैं उसका 1000, 100 एक रुपया प्रॉफिट है, 100 वाला कमा रहे 1 रुपया, आप 1000 में कमा रहे हैं 50 पैसे में, तो आप 500 बना रहे हैं तो 100 रुपया बना रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ क्वालिटी। कोशिश आपका रहना चाहिए कि इधर की ओर खींचे। बहुत ज्यादा प्रिवेंशन ऑफ रिजल्ट सिस्टम लगाने में कि एकदम जीरो डिफेक्ट है वो तो बहुत ज्यादा कॉस्ट होगा, ये तभी लगा सकता है कि कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट। उसका भी एडवांटेज है, ठीक है, उसका एडवांटेज है कि उसमें वो कंपनी का एक अलग ब्रांड रहता है, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है उसका एक अलग ब्रांड रहता है, लेकिन उसका फिक्स्ड ग्रुप ऑफ कस्टमर, जैसे आप रोल्स रॉयस गाड़ी का नाम सुनेंगे 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्हीकल है, ठीक है, तो उसमें एक अलग क्वालिटी है, वो कोई कंप्रोमाइज नहीं कि डोर ऐसा नहीं मारुति के जैसा ऐसा दिखने में है और एस्थेटिक लुक सब चीज ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, तो वो एक क्वालिटी वहां पर फिर यहाँ पर जाना पड़ेगा हर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर 100% क्वालिटी का मतलब हो गया सारा एस्पेक्ट से, एस्थेटिक से, लुक से, ब्रांड वैल्यू, सोसाइटल वैल्यू, एवरीथिंग अगर सबको इनकॉर्पोरेट करें तो यहाँ पर बहुत नहीं ज्यादा होगा वो कॉस्ट, लेकिन उसका फायदा नुकसान मैं बता देता हूँ। फायदा ये है कि आपका एक ब्रांड ऐसा रहेगा कि उसके एक रेंज ऑफ 1.5 करोड़ रुपए सबके पास तो नहीं है ना, तो सब कोई नहीं खरीदेगा बिकॉज आप बहुत हाई गए हैं, तो लेकिन एक रेंज ऑफ कस्टमर फिक्स्ड रहेगा, वो भी आपको कोई तोड़ेगा नहीं, बिकॉज सारा इंडस्ट्री को ऐसा नहीं खोलेगा और आपको एक स्टडी स्टेट में बिकते रहेगा। और यहाँ पर इस जोन में अगर आप बात आते हैं इस जोन में, तो डेट इज जेनरिक जोन। इस जोन का अगर आपने एक्सेल कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, तो आप आगे के मिनिमल लेवल ऑफ क्वालिटी और उससे थोड़ा ऊपर ही आप दे रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट निश्चित रूप से एक सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के रूप में जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज आर डूइंग इन दिस जोन्स। सो ऑन दिस ग्राफ यू कैन से दैट द टारगेट लेवल ऑफ 100% परफॉर्मेंस ये यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए IF और EF कितना कम हो गया, ठीक है, और P+A जो अप्राइजल P+A जो प्रिवेंशन ऑफ अप्राइजल कॉस्ट है, इसमें अप्राइजल कॉस्ट का बहुत कम बढ़ता है, वो ज्यादा नहीं बढ़ता है, प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ता है क्वालिटी मेजर्स को लेने। यहाँ पर स्टडी हो गया, परंतु इस जोन जाने में बहुत खर्च है, ठीक है, तो 0% आप देख रहे हैं, देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पर आप जो 6 सिग्मा बोला जाता है दैट मतलब नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए इतना आसान नहीं है अचीव करना, बट दो यू आर नॉट इन दिस जोन, डिस्पाइट यू ट्राई टू बी इन दिस जोन इज सफिशिएंट एनफ, थोड़ा सा इंटरनल दिस जोन में अगर आप यू हैव गॉन दैट इज सफिशिएंट एनफ फॉर excelling your industry. So I hope that you would have understood all these things about the quality concept, and at least you have got the few ideas of quality, and hope कि आप थोड़ा इंटरनेट से भी पढ़ेंगे, थोड़ा बुक से भी पढ़ेंगे, and you will be comfortable in quality. Quality is very much generic term। आप कोई भी इंडस्ट्री में जॉब करेंगे, कहीं ना कहीं आप डिप्लोमा जो मर्जी हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, इंजीनियरिंग तो दूर का बात है, जनरल लोग जाते हैं उनको भी इससे कभी ना कभी पाला पड़ता ही है। So I hope that these things will be very beneficial for you. Thank you very much. Thanks for listening to me. Okay, thank you. हेलो, हाँ सर, सुमन सर, कुछ बच्चों की क्वेरी है, आप कहें तो उनसे क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ प्लीज। हाँ, तो एक बच्चा है, ये है अमनदीप CSC 13। अमन, हेलो। हाँ सर, एक मिनट। अमन है क्या? आप? अमन शायद नहीं है अभी। अच्छा, एक चैट में भी क्वेश्चन था सर, किसी बच्चे ने उसी क्वेश्चन को मतलब पूछा था जो आप बता चुके हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस एंड कंट्रोल। Quality assurance is generally broader term that does not involve only soft laws.
इट इन्वॉल्व्स एवरी एम्प्लॉय एंड इफेक्टिवली क्वालिटी एश्योरेंस टीम का जो होता है कि हर एम्प्लॉय को क्वालिटी गोल के बारे में पता हो, तो वो इफेक्टिवली वर्क करेगा कहीं ना कहीं, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ज्यादातर लोग ऐसा देखा गया कि कुछ जैसे आप कॉलेज में भी देखते होंगे कई एम्प्लॉय इन्वॉल्व नहीं रहते, हमें क्या लेना देना है, वो कर लें। तो वो उनको भी जो एक्चुअली सॉफ्ट फ्लोर पर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट को ही कर रहा है, उनके साथ जुड़ना या उनको मोटिवेट करना या उनको हेल्प करना इफेक्टिवली, वो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का काम रहता है। हाँ, तो थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म में कॉर्पोरेट लेवल हाँ बिल्कुल, वो जैसे जैसे पढ़ेंगे और ज्यादा समझ जाएंगे। हेलो ठीक है सर, अभी तो और कोई, हाँ हेलो जी मैडम, अभी तो और कोई अभी बच्चा ये नहीं है। एक और चैट तो में कोई और क्वेश्चन आया है, एक और चैट आया है सर, ये है हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि क्वालिटी कंसस बनाना, क्वालिटी को एक देखें कल्चर के रूप में होता है। क्वालिटी कंसस बनाना का मतलब ये हुआ कि जैसे अब किसी को क्लास आ रहे हैं बच्चे, तो 10 बजे आना है, तो जैसे आप लोग तो ऑब्जर्व करते हो कि 10 बजे कोई 10:15 में भी आ रहा है, कोई बहुत पहले ही आ गया, तो टाइम को फॉलो नहीं करना। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में जो अगर वर्कर रहे तो बहुत सारे को क्वालिटी से मतलब नहीं रहता है कि क्या हमें ये काम करना है, बस वही कर देना। तो ये रूटीन से अगर क्वालिटी का जो गोल है, हमारा कंपनी का स्ट्रेटेजिक गोल है, उसको हर एम्प्लॉय को वाकिफ कराना, उसको फिजिकली बताना कि ये गोल है, इसको आप अचीव करने में आपका ये गोल हेल्प हो सकता है। सो अगर एम्प्लॉय ये हो वाकिफ हो जाए कि हमें ये स्टेप्स हम अडॉप्ट करके हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में हम हेल्प कर सकते हैं, सो दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है सर, एक कृति कुमारी है, उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी, किसी प्रोडक्ट को आप कैसे डिफर करेंगे कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या उसका डुप्लीकेट है? क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है, ये दो तरीके का चीज होता है। अगर आप कस्टमर्स हैं तो एक तो आपके पहले में दो चीजें हैं कि जैसे कोई आप कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके दिमाग में पहले से आइडिया है, एक हिडन कंसेप्ट है, ठीक है कि ऐसे हम रेमंड का कपड़ा खरीदेंगे तो अच्छा ही क्वालिटी होगी, तो दैट इज द ब्रांड वैल्यू डिसाइडिंग हियर द कंसेप्ट। ये ब्रांड वैल्यू, लेट मी वेरी क्लियर, ये ब्रांड वैल्यू होता है, वैसा नहीं कि रेमंड का कपड़ा जो बन रहा है उस पर क्वालिटी चेक्स है, कोई नॉर्म्स के द्वारा, जैसे ISO एक होता है, इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, उसका इंडियन यूनिट है BIS। जैसे मैं बल्ब में आता हूँ, कहीं आपने सुना होगा ISI मार्का बल्ब देता है, ऐसा सुना होगा आपने, तो ISI मार्का का बल्ब है तो उसमें एक इंश्योर किया जाता है कि वो जो बल्ब बना रहा है उसमें फिलामेंट का जो वायर है जो भी है वो सही एक मिनिमल लेवल ऑफ क्वालिटी है कि नहीं। So that is the things to identify the customer. Because आप एक कस्टमर है तो आपको कैसे पता कि बल्ब है वो अच्छा होगा कि नहीं, वो तो केवल चेक करके दे देगा जो रिटेलर है कि सही चल रहा है, हो सकता है कि 5 दिन बाद वो खराब हो जाए। तो ये चेक करने के लिए कस्टमर का केवल ड्यूटी नहीं है, कस्टमर का तो इनफैक्ट यहाँ ड्यूटी नहीं है, वो ISO और जो BIS जो बड़ी बता जो इंडियन बड़ी है उसका ड्यूटी है, वो चेक कर रहा है कि वो सही है कि नहीं। तो एटलीस्ट दे आर इंश्योरिंग कि मिनिमल लेवल ऑफ क्वालिटी वो सही है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ब्रांडेड लाओ। आप एंकर का स्विच ला रहे हैं तो जनरली 10,000 में 9,999 चलता ही। आप तो जनरली देखे होंगे आप, या लोकल लेवल लाने में आपको पहले से ही दिमाग में फिट बैठा हुआ है, हाँ देख लेंगे यार, चलता है तो ठीक है, नहीं तो 10 रुपया तो लग रहा है, सही सही किसी भी वे टू आई मीन दे मेजर दी क्वालिटी। तो आप कहीं ना कहीं जानते हैं चीजों को। दूसरे क्वेश्चन आई होप कि एक शंभू सर आप हैं? यस मैम। हाँ, तो शंभू सर को जरा अनम्यूट कीजिए, वो कुछ क्वेश्चन करेंगे शायद, हमारे साथ कलीग हैं। हाँ सर पूछिए। सर सुमन सर आपके लिए क्वेश्चन है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हमारे कलीग हैं शंभू जी। हाँ पूछिए। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था, ये सर इसका जो क्वालिटी कंट्रोल जो आपने बताया, इसे कोई अच्छा सा बुक बता दीजिए ताकि बच्चों को फायदा हो। क्वालिटी कंट्रोल का बुक है, अमिताभ मित्रा का बुक है, वो इफेक्टिव बुक है जिसे मैं कराता हूँ, तो वो आई कैन मेल टू रोहित, वो दे देगा आपको। ओके सर। और एक और क्वेश्चन था, जो क्वालिटी सर्किल का बात किया आपने सर, हाँ तो क्वालिटी सर्किल के अंदर में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है?
क्वालिटी सर्किल क्या? क्वालिटी सर्किल के अंदर में ही टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आता है या फिर जो है क्वालिटी नहीं, टोटल एश्योरेंस? क्वालिटी मैनेजमेंट ब्रॉडर टर्म, तो क्वालिटी सर्किल के अंदर नहीं आता। वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो टीक्यूएम है, टीक्यूएम इन्वॉल्व्स ऑल एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द कस्टमर एट ऑल लेवल्स। कस्टमर जो भी है उसको हर लेवल पे सेटिस्फाइड करना। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री करती है, छोटे मोटे भी करती है कि जैसे वो कोई कस्टमर को कभी भी कंप्लेन आया तो तुरंत उसको रिट्रीव करना, कैसे आप क्या कर रहे हैं। कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया तो कहीं भी डिससेटिस्फाइड नहीं। अब कोई प्रोडक्ट को ऑर्डर दिया तो ऐसे नहीं कि 4 दिन में बोला है तो 15 दिन में आ रहा है। तो उसको जितने भी कस्टमर्स के पैरामीटर सबको इनकॉर्पोरेट करके उसको फोकस करना टीक्यूएम। तो टीक्यूएम के अंदर तो सब है। टीक्यूएम तो एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। सर्किल के अंदर में क्या क्या आ जाएगा सर? क्या क्वालिटी सर्किल है, इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा? जैसे इंस्पेक्शन क्वालिटी सर्किल तो एक स्मॉलर टर्म है, मतलब कि वो जो डे टू डे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पर जो आपने देखा भी होगा, उसमें ऑपरेटर का हमने जिक्र किया था। ऑपरेटर, सुपरवाइजर और जो मैनेजर है या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, जो 4-5 हायरार्की के लोग हैं, वो डिस्कस करेंगे। जैसे ऑपरेटर को जनरली तो ऑपरेटर को प्रॉब्लम आता है जो वहां कर रहा है सुपरवाइजर को, तो वो दोनों टॉप मैनेजमेंट को तुरंत कन्वे कर सकते हैं बिना कागजी कार्रवाई के, ऐसा ठीक है कि वो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये स्ट्रेट अवे एक्शन हो सकता है वहां। और कुछ प्रोडक्ट जो खराब बन रहा है उस पर डिटेक्ट किया सकता है और आने वाले प्रोडक्ट, ये क्वालिटी सर्किल। टीक्यूएम इज वेरी मच मैनेजरियल कांसेप्ट, वो एक ब्रॉडर मतलब कि कॉर्पोरेट लेवल का है टीक्यूएम। जैसे कई केस में आप समझ सकते हैं, जैसे ओमिक्स है, मैन्युफैक्चर फ्लैट बनाने का इंडस्ट्री ओमिक्स, उसका तो कॉर्पोरेट ऑफिस एक जगह पर होगा ना, वो एक पॉलिसी लाएगा कि हाँ हमारा इस तरह से क्वालिटी दिस डेट होगा, और उसको इम्प्लीमेंट करना नीचे सारे जो ओमिक्स के जितने यूनिट है सबको काम होगा। तो वो धीरे धीरे उस तरह से होता है। तो अब उसका वो क्वालिटी गोल्स हो गया, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, तो इस तरह से वो चलता है मतलब चीजें, ठीक है। फिर आप कह सकते हैं क्वालिटी कंट्रोल से ब्रॉडर क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी एश्योरेंस से भी ब्रॉडर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये ठीक है सर। ये एक रेडमी नाम से कोई है भाई, हैंड रेज किया हुआ है, कौन है रेडमी? आप क्वेश्चन कीजिए अपना। हेलो हेलो, हाँ, ये रेडमी अपना नाम तो बताओ। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, वो एक रेडमी नाम से हैंड रेज है, उसी को देख रहे हैं, ये कौन है? हाँ पूछिए। एक चैट बॉक्स में। हेलो नाम से तो आए मंजू जी, यहाँ पे कोई आ रहा है? हाँ, पता नहीं रेडमी कौन है, कोई है? रेडमी जो भी है, आप अपना सवाल पूछिए। अच्छा सर, चैट में एक बच्चे ने और पूछा है, वही रेडमी ही है, उसी का एक चैट में भी आया है कि हाउ टू इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अच्छा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या है? जो हाँ जी सर, मैम। इंटरनल, अच्छा सर, वो बच्चा से सुन लिया जाए। हाँ ठीक है, बोलो सर, सुन। हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। जी मैम, बोलते इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है मैम? थोड़ा सा कंफ्यूज। इंटरनल फेलियर कॉस्ट क्या होता है सर, बच्चे ने पूछा है। इंटरनल फेलियर कॉस्ट वो होता है कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपने क्वालिटी मेजर नहीं लिया है या लिया भी है फिर भी फेल हो जाता है। फेल जैसे आप कास्टिंग कर रहे हैं, इनडोर कास्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग आपने मोल्ड में दिया लेकिन उसमें वो फेल हो गया। कास्टिंग मतलब कोल्ड सेट होता है, आप पढ़े होंगे बहुत सारा चीज उसमें मैकेनिकल में, जो खास करके बच्चे रहते हैं, उसमें कास्टिंग खराब हो गया। तो ये जो आप इनवर्ट बनाए हैं वो आप दूसरे इंडस्ट्री को, आपका वेंडर है तो आप मैन्युफैक्चरर को सप्लाई नहीं ना कर सकते उसको। तो ये इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गया कि बिफोर सप्लाई दी मैन्युफैक्चर आप उसको इथिकली भी नहीं कर सकते, आप किसी को खराब प्रोडक्ट थोड़े दे दीजिए। तो आप जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दी बैड प्रोडक्ट, दैट इज यू कैन एंड बैड प्रोडक्ट बिफोर यूज ऑफ द प्रोडक्ट कस्टमर नहीं करता, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फेलियर कॉस्ट। जैसे शॉर्ट भी बना रहे हैं आप, तो 110 30 mm का बनाना है, प्लस माइनस 31 और 29 के बीच में, तो आपने बना दिया कोई 27 mm का डायर, वो तो स्क्रैप हो गया ना।
वो 27 बोला आपको देना भी नहीं चाहेंगे। अब ऐसे नहीं कि आप लॉट में घुसा के दे दोगे तो इथिकल नहीं है, वो थोड़ा सा वो मैन्युफैक्चरर को बाद में प्रॉब्लम हो, आपसे वेंडर का रिलेशन खराब हो जाएगा। तो आपने पहले ही जान लिया बिफोर शिपिंग द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट खराब है, तो ये आपका इंटरनल फेल्योर कॉस्ट। सर हाँ हेलो। हाँ बोलो। जी मैम, मतलब 2 बार मैं वेबिनार ज्वाइन किया था मैम, हाँ। और इसके बाद हम मुझे कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिला अभी तक, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं हुआ मैम मुझे। ये सब प्रॉब्लम्स अरे भाई ये प्रॉब्लम अभी हाँ, ठीक है, अभी इस पहले ठीक है, सेशन वो से रिलेटेड वेबिनार कोई क्वेश्चन है तो वो कर लेंगे, ठीक है। चलो जी तो मैम। सर ओके ओके चलिए ठीक है सर, अभी क्वेश्चंस तो और नहीं हैं, तो और ऐसे भी बहुत सारा डिस्कशन तो हो चुका है, और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर लंबा डिस्कशन इसमें करते हाँ जाया चलते जाए, रहेगा। हाँ, और चलता ही रहेगा। तो सर वोट ऑफ थैंक्स के लिए ऑफिशियली हम बुलाना चाहेंगे अंबुल प्रकाश मैम को। विश्वजीत, अंबुल मैम को जरा अनम्यूट करो। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for inviting me for vote of thanks. I am grateful to get opportunity to express my feeling on behalf of NGP Patna 13 to propose vote of thanks. I would like to thank our principal sir, Dr. Chandrasekhar Singh, for motivating us to organize series of webinars. It is one of them. These webinars are really fruitful for our dear students. I am very thankful to our guest, Dr. Suman Khan sir, for your nice and knowledgeable word and interaction with our student and faculty members across Bihar. We are really thankful for such an informative, interactive, and effective session. He discussed about quality control, supply chain like this. I think students will get benefited from this. I would like to extend my thanks to technical team NGP Patna 13 for their hard work to make webinar successful. Thank you, Professor Radhakrishna ma'am, Dr. Manju Kumari ma'am. Last but not the least, I would like to extend my thanks to all the participants for their active participation. Without your attention and participation, we can't achieve goal of this webinar. I also extend my thanks to all those who have directly and indirectly contributed to this webinar, which is organized by our institute. I also would like to thank technical assistant team, Sachin sir, Lalo Chaudhary, and Viswajit. Thank you, ma'am. I over the mic to Thank you. Manju ma'am. ओके 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 ये अनुराधा मैम। थैंक यू आप- अम्बुल, प्रोफेसर अम्बुल प्रकाश, आपने सभी को इंक्लूड करके थैंक किया, और सच में इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं सभी का कंट्रीब्यूशन है इस वेबिनार में। और आज हमारे प्रिंसिपल सर इस बीच रहे नहीं, लेकिन सर ने जो ये सीरीज शुरू किया ये हम कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। फिर मैं एक बार और अपने स्पीकर डॉक्टर सुमकांत को धन्यवाद दूंगी कि वो आए और इतने अच्छे से बच्चों को बताए और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उन्होंने। और इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, और थैंक्स अ लॉट सर। आगे जो भी बच्चों का प्रॉब्लम होगा वो आप रोहित जी को मेल करके बता सकते हैं। जी थैंक यू सर। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू।